हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और बड़ौदा उपचुनाव को लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की तरफ से जीत हासिल की जा चुकी है। बीजेपी आखिर इतना पीछे कैसे रह गई, इन सभी चीजों को लेकर के बात करने के लिए हमारे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जो है सीधे जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता उनसे बातचीत करें, जरा सीधे उनके पास लिए चलते हैं। बिल्कुल शुभेंदु, आप जानते हैं कि अब तस्वीर साफ हो चुकी है और हम इस समय जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर, उनसे बात करेंगे और वे इस सारे जनता का जो मत मिला है उसको किस तरह से लेते हैं। गुर्जर साहब नमस्कार। सर ये बताएं कि जो जनता ने वहां पर बड़ौदा की जनता ने उपचुनाव में मतदान किया है उसे किस तरह से लेते हैं? देखिए, जनता जो है वो मालिक है और जो भी उसका आदेश है वो सिर मत्थे पे है। और लेकिन हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छी मेहनत की और बहुत अच्छी वोट हमें मिली भी है, ऐसी बात नहीं। लेकिन फैसला तो जनता का है, जो जनता का फैसला है सिर मत्थे पे। ये बताएं कि अभी तक भाजपा के छोटे से बड़े नेता जो हैं सुबह तक भी जीत का दावा जो है कर रहे थे, कहाँ चूक हुई? नहीं, देखिए, जब भी चुनाव होता है या कोई भी चीज होती है उसमें सफलता का दावा तो सभी करते हैं, चाहे वो चुनाव है और चाहे वो किसी प्रकार की भी है। मान लो खिलाड़ी दौड़ता भी है या और भी कोई करता है, कुश्ती लगाने वाला कुश्ती भी लगाता है या कोई और कुछ भी बिजनेस भी करता है, तो हर आदमी सफलता की बात करता है कि निश्चित तौर से इसमें सफलता मिलेगी। और हमें भी पूरी उम्मीद थी और बहुत अच्छे वोट मिले भी हमें, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत अच्छे वोट मिले। लेकिन सफलता तो देखो समय की बात है और जनता के हाथ की बात है। अब जनता क्या फैसला करती है, जो भी जनता ने फैसला किया स्वीकार है। आपको लगता है भाजपा से कहीं चूक हुई? नहीं, बहुत अच्छा प्रयास किया। देखिए, वो एक जहां अभी तक वहां पर इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा है, और लेकिन हमने पूरा प्रयास किया और मुख्यमंत्री जी ने जो अच्छे काम किए, चाहे पिछले 5 साल की सरकार में लगा लो और चाहे वर्तमान सरकार में लगा लो, तो बहुत अच्छे काम सरकार ने किए और उस पर लोगों ने मत भी दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। 42,000 वोट हमें जो मिले हैं, बहुत अच्छे वोट जनता ने हमें दिए हैं। ठीक है भाई, चुनाव लगभग हम 10,000 से चुनाव हमारे हैं, लेकिन बहुत अच्छा वोट जनता ने दिया है। हम जनता का आभार व्यक्त करते हैं। ये उपचुनाव को लेकर जो है लगातार सरकार की घोषणाएं जारी थी, काम जारी थे, क्या माने कि वे जारी रहेंगे? बिल्कुल 100% जो भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, आज तक का आप एक भी नहीं कहीं ढूंढ सकते ऐसा कि जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की हो और वो पूरा न की हो। चुनाव अपनी जगह है, निश्चित तौर से अगर हमारा कैंडिडेट जीतता तो निश्चित तौर से और भी ज्यादा विकास करा सकता था। लेकिन जो घोषणाएं अभी तक मुख्यमंत्री जी ने की और जो काम है, निश्चित तौर से उन सारे कामों को करेंगे और किसी भी इलाके के साथ कोई भी किसी के हल्के के साथ भेदभाव नहीं। जो हमने चाहे कॉलेज के की, दोनों कॉलेज की भी, चाहे यूनिवर्सिटी घोषणा की, यूनिवर्सिटी की भी, जो भी काम हमने कहे वो सारे काम पूरे करेंगे। सर, आमतौर पर जो उपचुनाव होता है वो सरकार का माना जाता है और खासकर अब जब 4 साल सरकार के पड़े हैं, तो ऐसे में क्या मैसेज जो है इस उपचुनाव को लेकर आपको लगता है? नहीं, मैसेज अच्छा है। जनता समझती है सारी बात को। जिस प्रकार की वहां परिस्थितियां थी, जिस प्रकार की परिस्थितियों में जितने अच्छे वोट हमने लिए हैं, तो जनता बिल्कुल सारे हरियाणा की जनता समझती है कि बहुत मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आई बीजेपी। तो मैं समझता हूँ कोई इस पर फर्क पड़ने वाला नहीं है, सब जनता समझती है सारी बात को। सर, थोड़ा सा वहाँ की परिस्थितियों के बारे में बताएंगे कि किस तरह की परिस्थितियां आपको लगती हैं बनी हैं, क्योंकि कई मुद्दे थे। और देखिए, वो कुछ इस प्रकार की बातें हैं, मैं उन पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। जिस प्रकार की पॉलिटिक्स वहां रही वो अच्छी नहीं थी पॉलिटिक्स। जो चुनाव है वो कई मुद्दों पे लड़ने चाहिए और इस प्रकार से चुनाव जो है वो अच्छे नहीं होते। चुनाव किसी को भी लड़ना चाहिए, तो डेवलपमेंट मुद्दा होना चाहिए, विकास मुद्दा होना चाहिए और दूसरे जो भी मुद्दे हैं और भी अगर आपको लगता है वो मुद्दे होने चाहिए, इस प्रकार के नहीं जिस प्रकार से वहां पे सारी परिस्थितियां बनी। लेकिन फिर भी मैं जनता का आभारी हूँ, उन्होंने वोट भी दिए और अच्छे वोट भी दिए और अच्छी फाइट की। क्या आपको लगता है कि पोलराइजेशन हुई? ये सारी बातें हैं लेकिन ये अच्छी नहीं है। धीरे धीरे ये चीजें सब समाप्त होंगी समाज में से और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो
काम पे वोट होगा। और देश में सारी परिस्थितियां बदलती जा रही, सारे देश में परिस्थितियां बदलती जा रही। जो चीजें पहले थी वो आज चीजें नहीं है, और आने वाले टाइम में ये सारी चीजें चलने वाली नहीं है। योग्यता के आधार पे ही वोट मिलेगी और काम के आधार पे ही वोट मिलेगी। ऐसा ऐसा परिवर्तन होगा। एक बात हम लगातार ये पूछते रहे कि कृषि कानून है, क्योंकि बड़ौदा की जो कॉन्स्टिट्यूंसी की जो ज्योग्राफिया है वो पूरी तरह से देहाती है और कृषक समाज उससे जुड़ा है। कृषि कानूनों को आपको लगता है कि कोई वहां पर असर पड़ा वोटर पर? देखिए, कांग्रेस ने पूरा झूठ पकाने का पूरा प्रयास किया और लोगों को डराने का पूरा प्रयास किया। जैसी कांग्रेस की आदत है, कांग्रेस ने कोई आज पहली बार नहीं किया। कांग्रेस बकाने का काम शुरू से ही करती रही है। और चाहे वो सीए की बात है, चाहे दूसरी और बातें हैं, आज तक सारी चीजों में कांग्रेस ने बकाने का काम किया। इसमें भी बकाने का काम पे लगी है। चाहे पंजाब की बात है, चाहे हरियाणा की बात है। तो कहीं कहीं ऐसा है जहां कुछ लीडरों का जो जातिगत उनका ज्यादा आधार होता है, उनकी बात को लोग मान लेते हैं कि हाँ ये ठीक ही बात कह रहा होगा, चाहे संबंध को। वैसे आज हरियाणा में मैं नहीं समझता कि हरियाणा में कोई बहुत बड़ा मुद्दा है। या आज हरियाणा की जनता समझ चुकी है कि ये बिल्कुल सफेद झूठ है। लेकिन उसकी पोल खुल गई विधानसभा का भी जो सेशन चला, उसमें जो विधानसभा का सेशन चला तो हमने कहा कि हम इस पर बहस करवाना चाहते हैं। हम प्रस्ताव लेके आए कि हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करेंगे इसके लिए। और धन्यवाद का मतलब ये है कि उस पर डिस्कशन हो सकती है। जैसे गवर्नर का जो अभिभाषण होता है उस पर भी धन्यवाद प्रस्ताव पास करना होता है, तो उस पर डिस्कशन होती है 3-4 दिन तक, कई बार 3-4 दिन से भी ज्यादा होती है। तो ये भी एक ऐसा ही विषय था कि इस पर हम अपना पक्ष रख सकते थे। लेकिन कांग्रेस ने उस पर अपना पक्ष रखने की बजाय कांग्रेस ने भागने का काम किया। हमने कांग्रेस से कहा कि अगर उसके सारे मेंबर भी, जितने मेंबर उसके बोलना चाहते हैं, वो अपने मेंबरों की लिस्ट दे दे। हमने यहां तक भी मुख्यमंत्री जी ने उनसे कहा कि अगर आपके सारे भी बोलना चाहते हैं, सारे बोल लें। और हमने कोई टाइम की लिमिट नहीं रखी। हमने कहा कि टाइम भी खुला है, आप जितनी देर तक बोलना चाहते हैं उतनी देर तक बोल लें, हम उस पर बहस के लिए तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस के जो विपक्ष के नेता हैं श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उन्होंने बार बार कहा कि 183 के तहत इस पर मत विभाजन कराओ आप। तो वो अधिकार पूरी तरीके से स्पीकर के हाथ में है कि उसमें कराना या नहीं कराना। पर मैं ये पूछता हूं, क्यों कराना चाहते हैं मत विभाजन? आप जनता को ये बताओ ना कि ये 3 कानून क्या नुकसान करेंगे। आपको एक मौका मिल रहा है, और ये जो फॉर्म है, जो विधानसभा है, विधानसभा चर्चा ही के लिए है। आप चर्चा करते क्यों नहीं? आप चर्चा करो ना इसमें। तो आप वो सारे तर्क जो आप बाहर देते घूम रहे थे, आज जो चुने प्रतिनिधि हैं, जो 90 लोग, जो 2.5 करोड़ लोगों ने चुन के भेजे, उनके सामने बात रखो कि ये नुकसान करेगा, आप बताओ। और सरकार अपना पक्ष रखेगी, सरकार बताएगी नुकसान नहीं, फायदा होगा। तो सरकार तो स्टैंड कर रही, सरकार तो अपनी जगह खड़ी, लेकिन विपक्ष जो है साफ भाग गया। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि भाई आज तक शायद ही कभी ऐसा होया होगा कि किसी बिल पे मतलब जो सत्ता पक्ष है वो उसमें चर्चा कराना चाहता हो और विपक्ष चर्चा करने की बजाय भागना चाहता हो। विपक्ष के नेता ने तो यहां तक आरोप लगाया स्पीकर पर कि प्रजातंत्र का जो है गला घोटा गया। नहीं, प्रजातंत्र के ऊपर विश्वास कहां है उनका? प्रजातंत्र के ऊपर विश्वास तब था जब वो मजबूत तर्क लेके विधानसभा के बीच में आते और जो बात उन्होंने समाज के बीच में कही थी, जनता के बीच में कही थी, उसको वहां सिद्ध करते। लेकिन वहां तो सारे लोग ऐसे थे ना, वहां तो सिद्ध नहीं कर सकते, वहां झूठ चल ही नहीं सका था। अभय सिंह जी ने जो बातें सारी की सारी कही, अभय सिंह यादव जी ने सारी बातें कही, उनके कानून की जिस प्रकार से ब्रिक्की के साथ उसने लेके एक एक पॉइंट पे सारी बात रखी, लेकिन वो किसी की बात भी सुनने के लिए तैयार थे ना। अभय सिंह की बात सुनने के लिए तैयार थे ना किसी और की बात सुनने के लिए तैयार थे। आखिर चर्चा का मतलब क्या है? इस देश में कोई आज नहीं चर्चा शुरू हुई। अगर आप हजारों साल पुराना इतिहास में उठा के देखेंगे, जब भी दो लोगों ने कहा कि नहीं मेरा विचार ऐसा है, मेरा विचार ऐसा है, तो उस टाइम भी, चाहे उस टाइम राजा था या समाज था, समाज ने कहा कि ठीक है एक जगह बैठेंगे, मैं आपकी बात भी सुनेंगे, मैं आपकी बात भी सुनेंगे। दोनों ने अपने तर्क रखे, उसके बाद समाज ने कोई फैसला किया। आज भी ऐसे ही था कि आप अपना तर्क रखोगे, सरकार अपना तर्क रखेगी, समाज भी देख रहा, सारा का सारा पूरे हरियाणा के लोग देख रहे, वो फैसला करेंगे कि सही कौन है, गलत कौन है। लेकिन आपके पास तो तर्क था ही नहीं कुछ भी, इसलिए आप भाग गए। सर, अब बड़ौदा का पिछड़ापन दूर होगा या नहीं नतीजों के बाद? नहीं, बिल्कुल। देखिए, डेवलपमेंट में कोई भेदभाव नहीं होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज तक कभी किसी के साथ भेदभाव किया नहीं। और जो भी घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां की हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी घोषणा, चाहे कॉलेजों घोषणा है 2 की, और चाहे उसके अलावा कोई भी घोषणा है, हर घोषणा को पूरी करेंगे उसी ईमानदारी के साथ जैसे की थी घोषणा, वैसे उसको पूरा करेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे और बिल्कुल उसकी डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। वोट भले ही किसी ने कहीं भी दी, लेकिन हमारी ड्यूटी है ये कि 2.5 करोड़ लोगों के लिए हमने काम करना, उनके विकास के लिए काम करना, उनका जीवन सुखी हो, इसी हमारी जिम्मेदारी है, इसके लिए हम काम करेंगे। बड़ौदा के मतदाताओं को, बड़ौदा के लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? नहीं, देखिए, जो उन्हें जितना हमें आशीर्वाद दिया, हम उसके लिए उनके आभारी हैं।
और जनता है जो है मालिक है सबकी, वो चाहे कोई भी पार्टी है कुछ भी है, तो वो मालिक है, जो मालिक का फैसला है हमारे सिर माथे पे है। हार स्वीकार करती है भाजपा? हाँ, निश्चित तौर से हार स्वीकार की क्या बात, स्वीकार तो है ही, जब जो अब उनके 10,000 वोट अगर ज्यादा है हमारे से तो हैं ज्यादा, उसमें क्या बात थी। शुक्रिया। तो प्रजातंत्र में जनता मालिक है और जो जनता का फैसला है वो भाजपा ने सिर माथे लिया है, स्वीकार किया है। जी बिल्कुल, और ये कई महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर, बहुत शुक्रिया राकेश जी इस पर बातचीत करने के लिए। और बड़ौदा उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो सामने आ चुके हैं और उन नतीजों के सामने आने के बाद अब लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और यहाँ पर शिक्षा मंत्री की तरफ से कई बातों को साझा किया गया। उन्होंने ये बेहतर तरीके से बताया कि जनता का मत है और जनता ने जो अपना मैंडेट दिया है उसको स्वीकार किया जाता है, उसको सर माथे रखा जाता है। लेकिन यहां पर कई चीजें हैं, अब जरा विश्लेषण कर लेते हैं, कारण क्या रहे हैं, क्यों आखिर ये बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा और कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी रहे, क्या वो अहम मुद्दे रहे जिनकी वजह से उनको ये जीत हासिल हुई है। जरा दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता निकिता अरोड़ा इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है निकिता जी आपका कार्यक्रम में। और भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है वीरेंद्र जी आपका कार्यक्रम में। वीरेंद्र साहब, मैं जल्दी से आपसे ही रिएक्शन लेना चाह रहा हूं। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर नतीजे सामने हैं, कारण आपको लग रहा है क्या इसके पीछे कारण रहे? बार बार ये कहा जाता रहा कृषि कानूनों का जो मसला है, आप भी ये कहते रहे कि कांग्रेस लगातार किसानों को बरगला रही है, लगातार जनता को बहकाया जा रहा है। क्या कांग्रेस जो उनकी मंशा थी उसमें सफल रही? बीजेपी समझा नहीं पाई अपनी बातों को? सबसे पहले बड़ौदा की जनता को उसके जनादेश के लिए नमन। बड़ौदा के मतदाताओं ने अगर कांग्रेस को जिताया है तो बड़ौदा के मतदाताओं ने हमें भी खूब वोट दिए हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को के बारे में जिस तरह की बातें चुनाव शुरू होते समय हमारे कुछ मित्र भी, हमारे विरोधी भी कह रहे थे, उस तरह का जनता का रिस्पांस नहीं रहा। बड़ौदा की जनता ने हमको भी अच्छी मात्रा में, अच्छी संख्या में वोट दिए हैं। ये आंकड़े आपके सामने रखे हुए हैं। हाँ, हम उस आंकड़े को नहीं छू पाए जहां हम कांग्रेस के प्रत्याशी को हरा करके पहले नंबर पर आ जाते, हमारे पहलवान उनके जो प्रत्याशी हैं उनको चित कर पाते, वो आंकड़ा हम नहीं छू पाए, ये सत्य है। कुछ मित्र ये जो जब कह रहे हैं कि ये किसान आंदोलन, मतलब अध्यादेशों पर या जो कानून है केंद्र ने जो नए बनाए हैं, उन कानूनों को लेकर या उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी हारी है, तो उनका विश्लेषण मैं कहूंगा एकांगी है। बड़ौदा में जो हमको वोट मिले हैं, अगर कहीं ये आंकने का तरीका हो कि ये वोट किसानों के वोट इसमें कितने हैं, जो माने सीधे तौर पर खेती किसानी करने वाला व्यक्ति है, तो आप उस तरह का कोई फॉर्मूला निकल आए में और आप जांच पाए उसको, तो मुझे विश्वास है कि आप पाएंगे जो हमको वोट मिले हैं उसमें एक बड़ा हिस्सा किसान के वोट का भी होगा, खेती किसानी करने वाले। आप ये कह रहे हैं कि किसानों का भी वोट आपको मिला है, लेकिन सर फिर ये कारण क्या रहे हैं जो निश्चित ये कोई अगर किसी को ये भ्रम है, अगर किसी को ये भ्रम है कि किसान ने हमको वोट नहीं दिया, तो मैं उससे सहमत नहीं हूं। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को लगता होगा कि ये कांग्रेस पार्टी की जीत है। कांग्रेस के प्रत्याशी से पूछ लीजिए, वो कहेंगे भूपेंद्र हुड्डा की जीत है। जो प्रदेश में 15-16 कांग्रेस घूमती हैं, उनमें से किसी कांग्रेस का नाम कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव में ले भी नहीं रहे थे। वो तो कहते भाई मेरे को तो टिकट हुड्डा ने दिया और ये मैं तो और किसी को जानता नहीं। तो ये कुछ व्यक्तिगत सा चुनाव शायद वहां पर लड़ा गया है। और उस पर्सनालिटी कल्ट शब्द एक आपके यहाँ पैनल पर किसी ने इस्तेमाल किया था, संभवतः एक फैक्टर वो भी रहा होगा। परंतु भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारा ये कहना है कि हमने बहुत सकारात्मक भाव से विकास के मसले पर और बड़ौदा को जहां आज है वहां से बहुत आगे ले जाने के भाव के साथ योगेश्वर दत्त की हार का आखिर जिम्मेदार किसको माना जाएगा सर? जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन इस हार की? देखिए, जिम्मेदारी
जीत और हार दोनों की पार्टी, संगठन और जो सब लोग पूरा परिवार मिलकर लड़ता है, उसमें सरकार भी शामिल होती है। जब हम सत्ता में होते हैं तो सब लोग मिलकर लड़े थे। स्वाभाविक रूप से सब लोग उसकी जिम्मेदारी के भी बराबर के भागीदार हैं। और ये तो एक जनरल ओवरऑल टिप्पणी आप इसको कह सकते हैं। परंतु जब भी कोई व्यक्ति जीतता है या पार्टी जीतती है, मेरी पार्टी जीतती है या मेरी पार्टी हारती है, तो हमारे यहां आंतरिक विश्लेषण होता है। चुनाव के नतीजे आए हैं, जैसे चुनाव से पहले रणनीति बनाने के लिए सब लोग इकट्ठे बैठे थे, चुनाव के दौरान मिलकर के सरकार, इसीलिए शुरुआती सवाल भी सर मेरा यही था कि असेसमेंट तो किया होगा, अभी तक आकलन तो किया होगा, कारण क्या है? मैं इसीलिए कृषि कानूनों का जिक्र इसलिए ही किया क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि किसानों की नाराजगी उस पर थी और बीजेपी के चाहे नेता हो, प्रवक्ता हो, बार बार ये कह रहे थे कि अब कांग्रेस जो है बरगला रही है किसानों को, तो इसीलिए यह सवाल था। तो इसके अलावा क्योंकि आप कह रहे हैं किसानों का वोट भी आपको मिला, तो और कौन सा फैक्टर ऐसा था जिसने ज्यादा प्रभाव डाला इस चुनाव पर? मैंने आपको पहले कहा, मैं बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूं, किसान हरियाणा का कमोबेश कृषि कानूनों के महत्व को समझता है। कांग्रेस ने किसान की सादगी, उसके सीधे मन का हमेशा शोषण किया है और वैसा ही कांग्रेस की लीडरशिप ने ऊपर से नीचे तक इन चुनावों में भी किया। कोरे झूठ बोले, सफेद झूठ जिनको आप कह सकते हैं। ये कहा थारा एमएसपी खत्म हो जाएगा। एमएसपी खत्म नहीं हुआ साहब, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जानते हैं। मंडी खत्म हो जाएगी, नाश हो जाएगा, खड़ा नाश हो लिया। ना कोई नाश होने वाला है, नाश होने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर भी किसान की हानि नहीं होने देंगे, ये हमारी कमिटमेंट है। लेकिन चुनाव में जिस तरह का सिस्टम रहता है, कुछ लोग भ्रमित भी हो सकते हैं। हमें लगता है कुछ किसानों को भ्रमित करने में शायद कांग्रेस कामयाब रही होगी। हम ऐसा कहीं अगर कोई कुहासा है उसको आने वाले दिनों में दूर करेंगे। दूसरी बात एक जो बार बार उठाई जाएगी या उठाई जा रही है कि आप हार गए तो क्या होगा, जो वादे आपने किए। शिक्षा मंत्री जी को मैं अभी सुन रहा था, उन्होंने बहुत साफ तौर पर पार्टी की दिशा, सरकार की लाइन तय की, उसको स्पष्ट किया है। उसी को मैं पुनः दोहराना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी जिस ऊर्जा के साथ चुनाव के दंगल में उतरी थी, जिन संकल्पों के साथ उतरी थी, हमको अभी वो विकास के काम वही करवाए जाते रहेंगे, उसमें बाधा किसी भी रूप में नहीं आई। ठीक है, निकिता अरोड़ा कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता भी हमारे साथ कार्यक्रम में बनी हुई है। निकिता जी, जो झूठ बोला, जो किसानों को बरगलाया, उसी के आधार पर जीत मिली है, इस बात में कितनी सच्चाई आपको लग रही है? देखिए शुभेंदु, पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई कि आपका जो ओपिनियन पोल आपने जो किया था कुछ दिनों पहले, उसके हिसाब से ही नतीजे आए हैं सामने। और मैं पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ौदा की जनता को बहुत अपना एक आभार प्रकट करती हूँ और पूरी विनम्रता के साथ अपना शीश झुका के उनको धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने फिर से कांग्रेस पार्टी में एक विश्वास अपना जताया है। और हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे कि बड़ौदा की जनता के लिए हम काम करें। और इसमें हम हाथ जोड़कर बीजेपी की जो सरकार है, खट्टर जी की जो सरकार है, हम उनसे भी बहुत ही विनम्रता से बोलेंगे कि हम इकट्ठे मिलकर बड़ौदा की जनता के लिए काम करें। और जहां तक कि अभी आपने सवाल पूछा, हमने भ्रमित किया है। मैं काफी सारे डिबेट पे आपके आई हूँ जहाँ पर हमने कृषि कानूनों के बारे में हमने काफी डिबेट करी है। और उस डिबेट में सभी पैनलिस्ट ने, चाहे वो बीजेपी के पैनलिस्ट हो या इनेलो के हो, चाहे हम हो, हम सभी ये चीज हमेशा मानते आए हैं कि बड़ौदा की जनता बहुत ही स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है और उनको कोई भला फुसला नहीं सकता है। वहाँ के किसान जो है वो भारी मात्रा में किसान है, वो समझते हैं कि ये कानून जो ये लोग लेके आए हैं, काले कानून जो लेके आए हैं, वो उनकी भलाई के लिए नहीं है। और उन्होंने ये भी देखा कि निकिता जी मैं एक सवाल और पूछना चाह रहा हूँ। सवाल ये कि जीत की राह को मजबूत आखिर कौन सा ऐसा मुद्दा था जिसने किया है? क्या वो कृषि कानून था? बिल्कुल कृषि कानून था। ये आपने जो ओपिनियन पोल भी किया था उसमें लगभग 70%, अगर मेरे को सही से ध्यान है तो 70% लोगों ने ये चीज बोली थी कि कृषि कानून से वो खुश नहीं है।
और ये आई थिंक साफ तौर पर आज का जो नतीजा आया है उसमें ये साफ तौर से दिख रहा है कि लोग खुश नहीं थे। उन्होंने देखा कि कैसे ये सरकार किसानों से बात करने से हमेशा से मतलब थोड़ी सी रही है हेजिटेंट। ना तो हमारे कृषि मंत्री जो है वो समय दे पाए किसानों से बात करने के लिए। दुष्यंत चौटाला जी ने उनके ऊपर वाटर कैनन मतलब छोड़े। तो ऐसे में आप सोचिए कि बड़ौदा की जनता में उनके प्रति जो एक आक्रोश था वो आज इस जीत का श्रेय किसको देंगे? उन्होंने ये भी देखा कि कैसे कांग्रेस उनके साथ वीरेंद्र चौहान जी ने ये कहा कि अगर इंदुराज नरवाल अगर जीते हैं तो उसमें किसी एक गुट की जीत हुई है। देखिए देखिए मैं पहले ये बात कहूंगी कि बीजेपी को अपना अहंकार छोड़ देना चाहिए और थोड़ी ह्यूमिलिटी के साथ अपनी जो है हार जो है वो स्वीकार कर लेनी चाहिए। ये बातें गुटबाजी ये सारी चीजें अब इनका कोई मतलब नहीं रह जाता। हमने पूरे चुनाव में देखा कि कैसे हमारे सभी नेता ने मिलकर, चाहे वो राहुल जी हो, हमारे प्रदेश अध्यक्षा जी हो, कुमारी शैलजा जी, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो, विवेक बंसल जी हो, सबने मिलकर इंदुराज जी का समर्थन किया। उनके लिए जाकर वोट भी मांगे, बहुत साइलेंटली मांगे। हम कोई शोर शराबे में उतना हम बिलीव नहीं रखते। हम अपने काम में बहुत हमें पूरा विश्वास है। और सभी नेताओं ने, किरण चौधरी जी भी थे, सबने मिलकर इंदुराज जी को सराहना दी, पूरा सपोर्ट दिया, उनके साथ जाकर कैंपेनिंग करी, लोगों तक अपनी बात रखी। तो ठीक है सबको मिला जुला के देखा जाए तो आज का नतीजा जो है हम वीरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रकट करना चाहते हैं बड़ौदा की जनता को। वीरेंद्र जी देखिए, मैंने बहुत विनम्रता से और बहुत स्पष्ट तौर पर तथ्यों के आधार पर एक बात कही कि कांग्रेस की जीत है, जीत को जीत के रूप में देखा जाएगा। ये एक वोट से भी जीतते तो उसको जीत माना जाता। परंतु इसको ये कहना कि किसान सारा कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया, ये तथ्य नहीं है, ये भ्रम होगा। दूसरी बात, जो इंदुराज नरवाल की जीत को मैंने ये कहा कि ये केवल ये कांग्रेस की जीत नहीं है, बहुत कांग्रेस को पूरी को इतराने की जरूरत नहीं है इस पर। तो ये मैंने इस आधार पर कही और टेलीविजन रिपोर्ट्स हैं उसमें, वीडियो पर। सुनिएगा, एक मिनट निकिता जी सुन लीजिए, सुन लीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में बोल नहीं रहा था। मैं ये कह रहा हूं कि स्वयं आज बड़ौदा के जो विधायक बन गए हैं, उन इंदुराज ने स्वयं ये कहा था कि वो उनको टिकट किसने दिलवाई है और वो और किसी को नहीं जानते। किस को नहीं जानते, किस को नहीं पहचानते, ये मैं नहीं कह रहा, ये इंदुराज ने स्वयं कहा था। ये अपने विधायक आज जो विधायक हो गए हैं, बड़ौदा के जनप्रतिनिधि हो गए हैं, उनकी कल कही गई बात को कांग्रेस की प्रवक्ता नकारना चाहती हैं तो ये नकार ले, इनका अधिकार है। मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ा। स्वयं इनके प्रत्याशी ने सार्वजनिक मंचों पर कहा कि मेरे तक जब टिकट है या किसने दिलवाई है और मैं और किसी को नहीं जानता। तो साहब किसी एक गुट की जीत है क्या सर? ये मैंने कहा कौन सी वीरेंद्र चौहान जी, क्या किसी एक गुट की जीत है? ये कांग्रेस पार्टी की जीत है या किसी एक गुट की जीत है? चीजें जो है मुझे लगता है कि आपसे हजम नहीं हो पा रहे हैं, तो आप ये बातें सारे कह रहे हैं। सभी को पता है कि सभी नहीं, हमने सहजता से स्वीकार किया है। जनादेश को जितनी विनम्रता से हम स्वीकार कर रहे हैं, आप शायद जीत को भी ना कर पाए। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं वीरेंद्र चौहान जी। एक साल सरकार का जो कार्यकाल हो चुका है, क्या ये उसको लेकर के मैंडेट है? क्या जनता ने ये बताया है कि अभी तक का एक साल का कार्यकाल, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि एक साल के कार्यकाल के बाद इस उपचुनाव का मतलब यही है, ये आईना दिखाएगा कि एक साल सरकार ने कैसा काम किया है। क्या आप इसको इस तौर पर मान रहे हैं? आपने कहा कि कृषि कानून से जोड़कर इसको नहीं देखना चाहिए। मैं इसको सरकार के एक साल पर मैंडेट के रूप में तो नहीं देखता हूं। ये उपचुनाव कांग्रेस के एक जो विधायक थे उनके निधन के कारण खाली हुई सीट के लिए हुआ था। बड़ौदा का अपना एक जो बड़ौदा विधानसभा का स्वरूप है वो सब जानते हैं। विशुद्ध ग्राम्य वो विधानसभा क्षेत्र है। परंपरागत रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी भी नहीं रहा अतीत में।
या वो किसी जमाने में चौधरी देवीलाल के साथ था, या उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उनकी टीम उसको कांग्रेस कितना अपना मानती है ये अलग बात है, उनके साथ रहा है। तो बहुत सारे वहां के स्थानीय फैक्टर्स हो सकते हैं, उसको राज्य सरकार पर किसी आदेश या जनादेश के रूप में चित्रित करना किसी को अच्छा लग सकता है, लेकिन ऐसा कहना तार्किक नहीं होगा। सरकार बेहतरीन काम कर रही है, आने वाले दिनों में और बेहतर ढंग से काम करेगी। हम हर हरियाणवी को अपना मानते हैं और उसमें कांग्रेसी भी शामिल हैं। जहां तक विकास की बात है, सबका साथ सबका विकास के फार्मूले में इंदु राज नरवाल और कांग्रेस की प्रवक्ता भी शामिल हैं। तो आने वाले जो शेष 4 साल इस सरकार के हैं, अगले दंगल से पहले के, उसमें हम पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ बड़ौदा समेत पूरे प्रदेश में काम करने वाले हैं। अच्छा, जेजेपी का जो वोट शेयर था, गठबंधन में आपने चुनाव लड़ा है, गठबंधन में आपकी सरकार है, तो जिस वोट शेयर को आपको उम्मीद थी कि जननायक जनता पार्टी का आपको मिलेगा इस उपचुनाव के अंदर, क्या उस मुताबिक वो वोट शेयर जेजेपी का बीजेपी को ट्रांसफर हो पाया था? क्या वो वोट शेयर मिला है? देखिए, जब पिछला चुनाव लड़ने के लिए प्रमुख राजनीतिक दल गए थे बड़ौदा में, उस समय कांग्रेस तो हमारी जिसे कहते हैं परंपरागत विरोधी है ही, जननायक जनता पार्टी भी हमारे विरुद्ध चुनाव लड़ रही थी। तो जिन लोगों ने हमारे विरुद्ध जजपा को वोट दिया होगा उस समय, वो सारे के सारे यूं के यूं उठ करके भारतीय जनता पार्टी या कमल के निशान या योगेश्वर पहलवान के साथ आकर खड़े हो जाएंगे, ऐसी कल्पना करना ये अतार्किक होता है। लेकिन ये चुनाव, क्योंकि हम चुनाव के बाद एक मंच पर आ गए, हम गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से दोनों पार्टियों के नेतृत्व ने, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के लड़ा। अब कितना वोट ट्रांसफर हुआ, कितना नहीं हो पाया, इसका विश्लेषण आपको लगता है कि अगर बीजेपी इंडिविजुअल इस उपचुनाव को लड़ती तो ज्यादा फायदा रहता, या जननायक जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़कर ज्यादा नुकसान हुआ? नहीं, मैं ये नहीं मानता। जब आप चुनाव इकट्ठे लड़ते हैं तो फिर हो सकता है किसी चीज का नुकसान हुआ हो, किसी का लाभ हुआ हो। अलग अलग लड़ते हैं, उस समय के फैक्टर्स अलग होते हैं, उसका आकलन अलग किस्म का होता है। जब हम इकट्ठे लड़ते हैं, हमने चुनाव एक साथ इसलिए लड़ा क्योंकि हम कुछ चीजों पर सहमत हैं, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर के सरकार चला रहे हैं। तो हमने लोगों को कहा कि साहब देखिए, हमें इस रूप में आप स्वीकार करें, सरकार ये काम कर रही है, आने वाले दिनों में ये करेगी। चुनाव में हम यही कहने के लिए लोगों के बीच में गए थे। लोगों ने कांग्रेस की सीट कांग्रेस के ही पास रखने का निर्णय ले दिया, हम उसको स्वीकार करते हैं। बड़ौदा के लोगों ने कांग्रेस का वर्ण किया होगा, लेकिन हमने बड़ौदा का वर्ण 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों की तरह सरकार के नाते किया हुआ है। बड़ौदा के लिए काम पहले भी हुए हैं, बड़ौदा के लिए आने वाले दिनों में और बेहतर ढंग से सरकार काम करने वाली है, भारतीय जनता पार्टी और जजपा की। चलिए ठीक है, तो इस उम्मीद के साथ निकिता जी, आपको लग रहा है कि बीजेपी के प्रवक्ता तो ये कह रहे हैं कि साथ पूरा मिलेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो नए विधायक हैं, क्या उनको काम करने में उतनी आसानी होगी? क्योंकि इससे पहले तक आपको क्या लगता है कि जो इससे पहले तक कांग्रेस पार्टी के जो नेता रहे, विधायक रहे, उन्होंने जितना काम करवाया इलाके में, उस आधार पर आपको वोट मिला है, या आपने कृषि कानूनों को लेकर जिस तरीके से विषय बनाया उसका असर ज्यादा हुआ? देखिए, दोनों ही बातें हैं। हमने कुछ काम किए भी हैं, कुछ कमियां जरूर रही हैं। हम उसमें हम कभी भी उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि हमने बहुत कुछ किया। कुछ चीजें कमियां जरूर रही हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उन कमियों को पूरा करें, और उसमें हम सरकार का सहयोग भी मांगेंगे। क्योंकि पहले भी स्वर्गीय हुड्डा जी ने भी एक बात कही थी, कई बार बताई कि पिछले 6 सालों में उनको उतना साथ नहीं मिल रहा हमारे जो प्रदेश की सरकार से। बट हम पूरी तरीके से आज भी कोशिश करेंगे, कल भी कोशिश करेंगे, और बड़ौदा की जनता के लिए हम खड़े रहेंगे, उनके लिए मांग करेंगे। और ये हम निश्चित तौर पे हम लोग कहेंगे कि हम उनके लिए काम पूरी तरीके से करेंगे। और बाकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कृषि कानूनों पे भी ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि
यहाँ पे जो किसान वर्ग है और मजदूर वर्ग है वो बहुत ज्यादा तादाद में है और उनके लिए ये मुद्दा बहुत ही अहम है और हमारी पार्टी के लिए भी ये मुद्दा बहुत अहम है क्योंकि हम हमेशा किसानों के साथ और किसान के हित में हमेशा बोले हैं और उनके लिए काम किया है। तो साफ तौर पे ये है कि जो ये 3 काले कानून हैं उनकी वजह से और आखिर में उन्होंने एक ऑर्डिनेंस भी ऐसा निकाल दिया जिसमें उन्होंने किसानों के ऊपर जो एक तरह से अत्याचार की बात करी है, जिसमें 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 5 साल की जेल की बात भी इन लोगों ने कह दी। तो साफ तौर पे किसान कैसे इन चीजों को भुगतेगा। तो अगर आप सिर्फ उद्योगों के लिए काम करेंगे, किसानों के लिए नहीं काम करेंगे जो आखिरकार आपके प्लेट पे खाना डालते हैं, तो आप बताइए कि कहाँ तक ये सरकार उनके हित में। वीरेंद्र जी, ये बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता हूँ, नेता हूँ, कृषि कानून काला कानून कहकर के जो बार बार बताया जाता है, इस बात का इम्पैक्ट पड़ा है क्या? देखिए, मैं तो बहुत विनम्रता से एक बात कह सकता हूं। कांग्रेस के जो प्रवक्ता, जो नेता इन कानूनों को काला कानून कह करके संबोधित करते हैं, आप इन्हीं का विस्तृत इंटरव्यू ले लीजिए, किसी भी एक का, निकिता जी को भी आप बिठा लें। निकिता जी ये साबित नहीं कर पाएंगी कि इन कानूनों से किसान की कोई हानि है। मैं गांव में खूब जाता हूं, किसानों के बीच में बैठता हूं और इन कानूनों के आने के बाद लगातार मंडियों से लेकर के चौपालों तक गांव में गया हूं। मैंने सीधे किसानों से बात की है और उस किसान से बात की जो वास्तव में किसान है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को कैसे किसान कह सकते हैं, कैसे किसान है, ये इस पर सवाल हो सकता है। लेकिन जो धुर खेत में काम करने वाला, जो मंडी में खुद ट्रॉली चला करके अपनी फसल लेकर के गया है, उस किसान से पूछा कि भाई साहब कोई नुकसान हुआ क्या? आपकी फसल समर्थन मूल्य पर पहले जैसे बिकती थी वैसे ही बिक रही है कि नहीं? वो कहता है हाँ बिक रही है। मंडी वही है कि नहीं? मंडी वही की वही है। जो कॉन्ट्रैक्ट, सुन लीजिए निकिता जी, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के जो भय इन्होंने दिखाया है, उसमें किसान की बेहतरी के लिए हमने काम किया है। हाँ, इतना जरूर है कि ये लोग छल से किसान को भ्रमित करने में कुछ रूप से, आंशिक रूप से जिसको कहेंगे, कामयाब हो गए होंगे। उसमें भी जहां कहीं कोई भ्रम है हम उसको दूर करेंगे। ये कानून किसान की बेहतरी, स्वतंत्रता के कानून है। किसान को अपनी फसल का मूल्य निगोशिएट करने का अधिकार देते हैं। किसान को अपनी फसल को जिसको चाहे जहां चाहे बेचने का अधिकार देते हैं। किसान को मंडी का बंधक बनाकर नहीं रखते हैं। ऐसा कानून जो किसान को आजादी दे, किसान की मुंह मांगी आजादी दे, उसको काला कानून कहने वालों की मंशा काली हो सकती है, उनके इरादे काले हो सकते हैं या उनकी सोच काली हो सकती है। कानून कतई काले नहीं है साहब। निकिता जी, तो अगर कानून काले नहीं होते शुभेंदु, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। तो कृषि मंत्री इनसे किसानों से मिलने से इतना क्यों झिझक रहे थे? चाहे वो प्रदेश में हो, चाहे वो केंद्र स्तर पे हो, क्यों मिलने से वो चूके? उनसे बात करने में उनको दिक्कत क्यों आई? अगर आप इतने प्यार से आप ये बात अभी फिलहाल ऑन एयर ये कह रहे हैं, यही बात अगर आपके कृषि मंत्री किसानों से बैठ के उनकी मांग को सुनते और उनको समझाते, तो शायद आज ये हार आपको झेलनी नहीं पड़ती। और दूसरी बात, जब ये बार बार कहते हैं गुमराह करना, मुझे बहुत दुख होता है इस बात का कि क्या आप हमारे किसान भाइयों की इंटेलिजेंस को क्वेश्चन कर रहे हैं? क्या उनको ये बात पता नहीं कि इन काले कानूनों से कांग्रेस की इंटेलिजेंस पर सवाल है? बड़े जो बड़े उद्योग हैं उनका वो फायदा उठाएंगे। अब जो छोटे किसान हैं उनको तो एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो आप तभी हम एमएसपी की बात करते हैं कि आप लोगों ने बिल तो ले आए, तो आप थोड़ा बहुत, अगर ठीक है आपने उद्योगों के लिए ओपन किया कि बड़े उद्योग आके किसानों से खरीद कर सकते हैं, तो आपको क्या जा रहा था कि किसान के हित में आप एक लाइन और जोड़ देते कि एमएसपी की गारंटी दे देते, बस उससे आप चूके क्योंकि आपकी नीयत साफ नहीं है। और ये बड़ौदा की जनता बहुत अच्छे से समझी और बड़ौदा के किसानों ने बात यही है कि इस उपचुनाव के अंदर कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस ने क्या उतना प्रभावी तरीके से अपनी बातों को रखा कि लोगों ने भी ये मान लिया कि कांग्रेस के जो नेता कह रहे हैं वही सही है? वीरेंद्र जी, नहीं, देखिए, मुझे शुभेंदु ये लगता है कि कानूनों पर बड़ौदा का चुनाव लड़ा गया हो
और ये उस पर कोई जनादेश हो, ऐसा ठीक नहीं होगा कहना। बड़ौदा का चुनाव वहां के लोकल फैक्टर्स हैं। वहां जिसको मैंने पहले भी कहा, किसी और अंदाज में कह दिया होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा फैक्टर भी एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन सर बीजेपी के लिए तो एक बड़ा मौका था ना, कांग्रेस इतने समय से वहां पर राज करती रही है, 2009 के बाद से मृत्यु हो गई, कांग्रेस के विधायक वहां से जीतते रहे हैं। बहुत सारे तो यहाँ बीजेपी के लिए तो एक ऑप्शन था, जनता को एक विकल्प मिलता बीजेपी के तौर पर कि अगर ठीक है वहां पर अगर काम नहीं हुआ है, अगर आप ये भी मान करके चलते हैं तो बीजेपी के तौर पर वहां पर एक नई शुरुआत जनता चाहती, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका। शुभेंदु, हम जहां खड़े थे, शुभेंदु हम जहां से चले बड़ौदा में, वहां से काफी आगे बढ़े। हम बड़ौदा में बड़ी संख्या में, प्रभावी संख्या में मतदाताओं को अपना पक्ष समझाने में कामयाब हो गए। लेकिन यह भी सत्य है कि सबको नहीं समझा पाए, और सबको नहीं समझा पाए तो कांग्रेस के विधायक वहां से बन गए हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो कृषि कानून है उस पर कोई ये रेफरेंडम, इस चुनाव को आप मान लें, कृषि कानून किसानों के हित के कानून हैं। और ये बात हरियाणा का कमोबेश जो ओरिजिनल किसान है ना, जिसे मौलिक किसान कहते हैं, सचमुच किसान है, उसको उनसे कोई परेशानी नहीं है। परेशानी जिन लोगों को है उनका मायाजाल बढ़ा है। जैसे अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रही थी कि आप बड़ौदा के किसानों की इंटेलिजेंस पर सवाल उठा रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल भी हमने उनकी इंटेलिजेंस पर सवाल नहीं उठाया। किसान तो स्वभाव से भोला सादे मन का है, उसको कांग्रेस ने अपने कुचक्र में, अपने काली मानसिकता के चक्रव्यूह में फंसा लिया आंशिक रूप से, कहीं ना कहीं कुछ संख्या में किसानों को, ऐसा तो हम मान सकते हैं। परंतु हरियाणा का किसान कमोबेश, लेकिन बड़ी चीज है ना सर, सरकार आपकी है, आपको बेहतर तरीके से समझाना चाहिए था, और ये बात अंततः हम साबित करने वाले हैं। वही चीज है। लेकिन चलिए ठीक है, मैं इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं। ये शुरुआत से ही, इस उपचुनाव की शुरुआत से ही ये बार बार कहा जाने लगा था कि ये असाधारण चुनाव है, ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, और इस चुनाव के जो नतीजे आएंगे उसके बाद से बदलाव देखने को मिलेगा। विपक्ष बार बार इसको लेकर के हमलावर रहा है। आपको लगता है कि बदलाव कुछ होने जा रहा है? देखिए, हमें तो कहीं कोई बदलाव दिखाई नहीं देता। हमने तो पहले ही कहा था ये चुनाव सरकार के लिए चुनाव नहीं है। सरकार 4 साल चलने वाली है, भारतीय जनता पार्टी और जजपा के गठबंधन की। अगले 4 साल हम बेहतरीन ढंग से अच्छे तालमेल के साथ सरकार चलाएंगे, ये हमारा संकल्प है। बदलाव तो आपका वैसे बड़ौदा के लिए एक हो सकता था। बड़ौदा ने अगर हमारे प्रत्याशी को चुना होता तो विकास की गति, विकास की पैरवी वो अपेक्षाकृत किसी भी विपक्ष के विधायक की तुलना में ज्यादा करते। बेहतर पैरवी विकास के कार्यों की बड़ौदा के लिए योगेश्वर दत्त कर पाते, ये हमारा विश्वास था। जनता ने अन्यथा जनादेश दिया है, उसको भी हम नतमस्तक होकर के विनम्रता से स्वीकार करते हैं और संकल्प दोहराते हैं फिर से कि हमने जो कहा था बड़ौदा के चुनावी दंगल में, हम हर उस काम को पूरा करेंगे। निकिता जी, ये अब चुनाव तो आप जीत चुके हैं। इस उपचुनाव के बाद आप कह रहे थे बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बदलाव क्या होने जा रहा है, जरा अब तो बता दीजिए, अब तो जीत गए। देखिए, हम पहले भी ये बात कह चुके हैं, मैं अभी भी आज भी कहूंगी, हमारी जीत आज हुई है। तो अब तो और निश्चित रूप से मैं ये कह सकती हूँ कि आने वाले दिनों में हरियाणा की जो राजनीति है वो बदलने वाली है। और जैसे हमने पहले भी कहा कि 10 नवंबर जो है बीजेपी जेजेपी की सरकार का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी आपने देखा भी इन चुनाव की जो हम लोग बात करें तो जेजेपी के 2 जो विधायक है वो भी नाखुश काफी दिखे। बीजेपी के भी विधायक जो है वो काफी नाखुश रहे किसान जो 3 हमारे काले कानून की वजह से, और उन्होंने ये बात कही कि ये बिल्कुल गलत है। तो आने वाले दिनों में मैं तो ये कहूंगी कि जो हमारी दशा दिशा है, बदलाव आप कृषि कानूनों को लेकर के ही मान रही हैं? इस चुनाव में जो नतीजे सामने आए, देखिए हमारी हरियाणा जो है वो यानी कि घूम फिरकर बात कृषि कानूनों को लेकर के ही है। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ वो कृषि क्षेत्र है हरियाणा, और हरियाणा के लिए ये मुद्दा बहुत बड़ा है। कांग्रेस के मन में जो लड्डू फूट रहे हैं बहुत बड़ा है। तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये चीज आपको साफ तौर पे दिखेगी भी। और जेजेपी की जो लेगेसी है
दुष्यंत चौटाला जी उस लेगेसी को शायद अच्छे से निभा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो खुद यहाँ किसान विरोधी हो रखे हैं। तो यही चीज आज के जो हमारे रिजल्ट है उसमें भी रिफ्लेक्ट किया है कि जेजेपी के जो वोट हैं वो शायद हमारे खाते में आए हैं, क्योंकि उनको लगता है, किसानों को लगता है कि जेजेपी ने उनके साथ धोखा किया है। और यही बात बीजेपी के साथ भी है कि वो व्यापारी बड़े उद्योगों के साथ हैं और छोटे जो किसान हैं उनके साथ नहीं है। नहीं, ये जो 42,566 से आपके वोट जो बढ़े हैं निकिता जी, 60,132 तक पहुंचे, तो इसमें मैं वीरेंद्र जी आपसे भी रिएक्शन लेता हूं, लेकिन इसमें अंतर आपको क्या लगता है? इसमें जननायक जनता पार्टी का जो वोट शेयर था, क्योंकि वो तो खुले तौर पर मैदान में नहीं थे और वो तो ये दावा कर रहे थे कि बीजेपी को अपना जो वोट बैंक है वो ट्रांसफर करवा पाएंगे, आपको लगता है कि पूरी तरीके से ट्रांसफर हो पाया, या फिर वो जो आपकी वोट बढ़त हुई है वो वहीं से हुई है? मेरे ख्याल में वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। ये तो आने वाले थोड़ा सा हम स्टडी और करेंगे तो इसमें हमें पूरी तौर से समझ में आ जाएगा। बट साफ तौर पे ये जरूर दिख रहा है कि जेजेपी का जो वोट बैंक है वो सीधे तौर पे बीजेपी को के पक्ष में तो नहीं लग रहा है। वो उनका जो वोट शेयर है वो सीधे तौर पे जो है कांग्रेस को ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि लोगों का जो एक है कांग्रेस के प्रति एक जो उनको विश्वास जो है वो हमें बढ़ता दिखा है, क्योंकि उनको दिखा साफ तौर पे कैसे हम उनके ये खड़े होके उनके लिए हमने लड़ा। हमने हमारे राहुल गांधी जी भी आए, उन्होंने भी ट्रैक्टर रैली करी, उनके समर्थन में ट्रैक्टर रैली करी, और हमारे प्रदेश के जो लीडर्स है, तमाम लीडर्स जो है, हमारे प्रदेश के जो अध्यक्षा है कुमारी शैलजा जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, किरण चौधरी जी, और तमाम हमारे जो बड़े नेता हैं, कैप्टन अजय जी हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया। उन सब ने हमारे किसान भाइयों और मजदूरों के हित में खड़े हुए, उन्होंने प्रदर्शन किया और बोले, उन्होंने सरकार से सवाल पूछे। वीरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं कि हम ऐसी पार्टी है जो उनके हित में बोलेंगी और बोल सकती हैं, तो डेफिनेटली जो जेजेपी का जो पहला जो एक वोट शेयर था वो डेफिनेटली हमें ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, ट्रांसफर हो पाया वीरेंद्र जी? बिल्कुल। मुझे सिर्फ इतना कहना है, कांग्रेस स्वयं को किसानों की हितैषी साबित करने में जुटी हुई है और बड़ौदा के चुनाव के बाद कुछ दिन वो इस भ्रम में जी भी सकते हैं कि नहीं। इसमें एक चीज और भी है वीरेंद्र सिंह चौहान जी, इसमें एक चीज और भी है। विपक्ष जो बार बार ये कह रहा था कि यह असाधारण चुनाव है, उसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जो कि एक गुप्त रूप से पूर्व विधायक मीटिंग करते हैं, वो इस्तीफा दे देते हैं, पार्टी से अलग चले जाते हैं। जननायक जनता पार्टी के भीतर से भी इन कृषि कानूनों को लेकर के धीरे धीरे से आवाज आने लगती है और उसके बाद ये उपचुनाव होने लगता है। अब तो नतीजे भी सामने आ चुके हैं, तो आपको लगता नहीं कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन थी, पहले से इंडिकेट हो रहा था? अगर उस चीज को समझ जाते, शायद उस पर कुछ बात होती, पार्टी के भीतर भी अगर उस पर चर्चा होती तो शायद चीजें बदलती। छोटे मोटे किसी कारण से एक श्रेष्ठ कार्य कल्याणकारी कार्य जो किसान के हित में हो रहा है उसको रिव्यू करें, ऐसा भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। प्रधानमंत्री जी से लेकर के नीचे भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता तक सबने यही कहा है कि राजनीति अपनी जगह, किसान का हित अपनी जगह। हम किसान के हित में लाए गए इन कानूनों के साथ खड़े हैं, इन कानूनों को लेकर आए हैं तो किसान का दीर्घकालिक हित देखते हुए लेकर आए हैं। ये कानून किसान के हित में अंततोगत्वा साबित होंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अगर किसानों की इतनी बड़ी हितैषी होती, जैसा कि अभी निकिता जी चित्रित करने की कोशिश कर रही हैं, तो किसान की 47 से लेकर के आज तक, जिसमें कि सबसे ज्यादा समय तक 6-6.5 दशक शायद कांग्रेस का एक अकेले शासन रहा है, तो किसान की ऐसी दुर्गति नहीं होती। कांग्रेस तो स्वभाव से लुटेरी पार्टी, आप अगर उसको कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, शब्द थोड़ा कड़वा हो सकता है, लेकिन ये वो दल है जिसने आकाश, पाताल, लोहा, पानी, कोयला सब कुछ खाया। सब कुछ खाने वाली पार्टी वो किसानों की हितैषी कब से हो गई? ये वो पार्टी है, ये वो पार्टी है जो निकिता जी सुन लीजिए, मेरी बारी में ना बोलिए, जब आपकी बारी आएगी तो बोल लीजिएगा। अगर ये कांग्रेस पार्टी
कैसे उस पार्टी को किसान विरोधी कह सकती है जिसके कार्यकाल में हर किसान के खाते में 6,000 रुपए नकद राशि के हस्तांतरण की व्यवस्था हुई हो, जिसमें किसानों को फसल खराबा होने पर बेहतरीन मुआवजे की व्यवस्था की हो। आप कौन सी पार्टी से, निकिता जी, 2-2 रुपए के चेक वाली पार्टी से आती हैं आपको? 2-2 रुपए के चेक, 2-2 रुपए के चेक हरियाणा में बटे थे कि नहीं? वो किस पार्टी के शासन में दिए गए थे? आप कौन से किसान हितैषी पार्टी हैं? आप कोई किसान के नाम से नहीं जीती। वहां पर क्षेत्रीय और जातीय प्रश्न उठा करके शायद आपने कोई लाभ ले लिया होगा। आपने बड़ौदा में कोई क्षेत्रीय और जातीय महत्वाकांक्षाएं उठा करके कोई लाभ ले लिया हो तो अलग बात है, वरना किसान की हितैषी आप नहीं। किसान की हितैषी आपकी पार्टी रत्ती भर नहीं है, कभी नहीं हो सकती। किसान ले आए तो आपको क्या लगता है किसान हमारे जो है वो आजादी किसान को मिल रही है फसल बेचने की, दाम तय करने की स्वतंत्रता किसान को मिल रही है, और आप उसे उद्योगों के हितैषी बता रही। मुझे आपकी समझ पर सवाल खड़ा चलिए ठीक है सर, ये कई चीजें हैं, जरा इन चीजों को ठीक है, इस पर थोड़ा सा आगे का दाम तय करने का हक मांग रहा था। नरेंद्र मोदी जी ने वो दिया है और हितैषी कांग्रेस हो गई। इस उपचुनाव के अंदर जीत हार का फैक्टर क्या रहा है? क्या कृषि कानून ही रहे हैं? हालांकि कांग्रेस पार्टी इसी को आधार बता रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर कह रही है कि ये सिर्फ इसको कृषि कानूनों को लेकर के दिया गया मैंडेट नहीं है, ना ही इसको सरकार के 1 साल के कार्यकाल का इसको हम नतीजा मानकर चलें। तो ये हम उससे जोड़कर इसको बिल्कुल भी ना देखें, लेकिन नए सिरे से मंथन दोनों ही राजनीतिक दल के। बड़ौदा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने फिर से बाजी मार ली है। पहले राउंड से लगातार बढ़त बनाने वाले कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज ने बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त को शिकस्त दी है। वोटों की गिनती शुरू होने के साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज ने बढ़त बना ली थी। हालांकि दूसरे राउंड की गिनती में बीजेपी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त आगे निकल गए, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज ने फिर तीसरे राउंड में बढ़त बना ली। इसके बाद वो लगातार जीत की तरफ आगे बढ़ते रहे। आपको बता दें कि उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन से पहलवान योगेश्वर दत्त, कांग्रेस से इंदुराज नरवाल, इनेलो से जोगेंद्र मलिक, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से राजकुमार सैनी सहित 14 प्रत्याशी मैदान में रहे। और ये जो जीत है वो बड़ी जीत यहां पर कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई नजर आई है। और बड़ौदा विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुआ उसके अब नतीजे सामने हैं और बड़ौदा का बलवान अब इंदुराज नरवाल बन चुके हैं। कांग्रेस पार्टी से उनको मैदान में उतारा गया। 10,227 वोटों के मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की। हरियाणा का उज्जवल भविष्य भाई दीपेंद्र हुड्डा की जीत है और बड़ौदा हल्का ने ये बता दिया एक बार सरकार को कि ये चंडीगढ़ की तरफ चौधरी भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा जी चल पड़े। जिस तरह से वो कह रहे थे एक सीट से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं पूरा फर्क पड़ेगा। आप देखना इस सरकार की चूल लगाने का काम करेगा हल्का बड़ौदा की जीत। किसको श्रेय देना चाहते हो इसका चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को श्रेय देते हैं। कितने वोटों से आपको जीत हासिल हुई है? 10,270 से। सर्टिफिकेट प्रशासन ने दे दिया? नहीं अभी दिया नहीं, अभी लेके आऊंगा। पहले आपके पास आया क्योंकि आप ज्यादा देर से इंतजार कर रहे थे। कौन से ऐसे काम हैं जो आप उठाएंगे आवाज विधानसभा के अंदर? सबसे पहले तो जो बीजेपी ने घोषणा की है ना, कहीं IMT की कॉलेज की यूनिवर्सिटी की, इनको पूरा करवाने का काम करूंगा। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा अब बीजेपी सरकार इनके ऊपर प्रक्रिया शुरू करें, अन्यथा इनके बारे में विधानसभा में भी मुद्दा उठाऊंगा और बड़ौदा का रोड पर भी आऊंगा। आपकी नजरों में विशेष रूप से क्या विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी? सबसे पहले किसान, मजदूर, गरीब, भ्रष्टाचार, छोटा व्यापारी, छोटा दुकानदार, इनकी सबसे पहले प्राथमिकता। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को विशेष रूप से क्या कहना चाहते हो? मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि जो हल्का बड़ौदा के 36 बिरादरी ने गरीब किसान के बेटे को ये आशीर्वाद और प्यार दिया है, मैं इनका ऋणी रहूंगा
और मैं कोशिश करूंगा कि मैं 24 घंटे हल्का बड़ौदा की सेवा में रहूं। और बरौदा सीट से अब विधायक बन चुके इंदुराज नरवाल के खबर पर हमारे संवाददाता संजय इस वक्त जुड़े हुए हैं। जरा सीधे उनका रुख कर लेते हैं। संजय, जरा तस्वीरें दिखाइए, जश्न का माहौल है। जी बिल्कुल सुगंधी, इस समय मैं मौजूद हूँ गाँव रिडाना, जो इंदुराज नरवाल का गाँव है। उनके घर में चलता हूँ, उनके पिताजी सामने ही खड़े हैं। सबसे पहले तो मैं उनसे बात करना चाहूंगा कितना खुश आज वो है, क्योंकि पहली बार कांग्रेस ने विश्वास जताया है। वो चुनाव लड़े, इससे पहले जिला परिषद वो जरूर है सब। तो यहाँ संजय, बिल्कुल मैं वापस जरा लौटता हूं आपके पास। कुछ तकनीकी रूप से खामी आ रही है, आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन जरा हम अपने सभी दर्शकों को बता दें कि कांग्रेस के इंदुराज ने 10,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। मार्जिन एक अच्छा खासा उनको यहां मिलता हुआ नजर आया है। 60,000 से ज्यादा वोट उनको इस उपचुनाव के अंदर मिले हैं। वहीं योगेश्वर दत्त को 50,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। और ये जो अंतर था, क्योंकि अगर शुरुआत हर राउंड के हिसाब से 20 राउंड में यहां पर मतगणना हुई है, तो हर राउंड के हिसाब से अगर देखें, नतीजों पर अगर एक नजर डालें राउंड दर राउंड, तो उसमें शुरुआती से ही इंदुराज नरवाल आगे बढ़ते चले गए। एक दो राउंड ऐसे थे जब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी योगेश्वर दत्त हैं वो थोड़ा सा आगे निकले, लेकिन हर राउंड में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने बढ़त बनाकर रखी और आखिर तक आते आते वो जो मार्जिन था वो बढ़ता चला गया। और आखिर में जो रिजल्ट नजर आया है वो 10,000 से ज्यादा वोट जो हैं उस मार्जिन से कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। और अब यह मैंडेट बड़ौदा के इस उपचुनाव के अंदर जनता के द्वारा जो 3 तारीख को ईवीएम के अंदर कैद हुआ था वो अब सामने है। और यह भी साफ हो चुका है कि बड़ौदा की जनता ने किस पर भरोसा जताया है। और लगातार कृषि कानून का मसला हो चाहे और दूसरे मुद्दे हो, बड़ौदा में इससे पहले भी, क्योंकि यह कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है ये विधानसभा सीट, तो इस विधानसभा सीट को लेकर के क्या समीकरण बने, क्योंकि इसमें कई दूसरे नेताओं की तरफ से कहा गया कि जातिगत समीकरणों को बिगाड़ा गया है, उसके आधार पर ही ये पूरा इलेक्शन चला है। लेकिन कुछ नेताओं का यह भी मानना है कि यहां पर कृषि कानूनों का बहुत हद तक असर देखने को मिला, क्योंकि ग्रामीण अंचल का ये इलाका है। यहां पर जो कृषि से जुड़े हुए, खेती से जुड़े हुए लोग यहां पर ज्यादा हैं, कृषक समाज के लोग यहां पर ज्यादा हैं और यहां पर खेतीबाड़ी ज्यादा होती है। तो ऐसे में इस कानून को लेकर के जिस भी राजनीतिक दल ने अपनी बात को प्रभावी तरीके से रखा, उसी पर भरोसा जनता ने किया है और यही नतीजा अब देखने को मिला है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता बार बार इसको ये इस रूप में कह रहे हैं कि ये आप किसी भी तरीके से इसको कृषि कानूनों के नतीजों के तौर पर इसको नहीं देखना चाहिए, ना ही इसको 1 साल के गठबंधन की सरकार के कार्यकाल के नतीजों के रूप में इसको देखना चाहिए, बल्कि ये बड़ौदा का ऐसा उपचुनाव है जिसका सरकार बिगाड़ने या बनाने में कोई अंतर नहीं था, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बार बार विपक्ष इस उपचुनाव को इसी आधार पर लड़ता रहा कि ये असाधारण चुनाव है, ये कोई साधारण चुनाव नहीं है और इस उपचुनाव के बाद तस्वीरें बदलेंगी, लेकिन किस रूप में बदलेंगी ये सवाल आज भी बने हुए हैं। और इसी को लेकर के हमने भी विपक्ष के नेताओं की तरफ हमने ये सवाल उनसे पूछा कि जो शुरुआत में उनकी तरफ से दावा किया जा रहा था, क्या उसको लेकर के आगे वो कहना चाहते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि ये तस्वीरें आप देखिए धीरे धीरे बदलती चली जाएंगी और इस उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद अब तस्वीरें बदलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि कृषि कानूनों को लेकर पहले भी नाराजगी पार्टी के भीतर नजर आई है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो जननायक जनता पार्टी हो, तो दोनों ही राजनीतिक दलों के भीतर ये नाराजगी थी। लेकिन अब ये नाराजगी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि इस उपचुनाव का नतीजा ये दिखा रहा है कि जनता सीधे सीधे कृषि कानूनों के खिलाफ है। लेकिन इसमें बहुत सारे अलग अलग फैक्टर भी हैं। यहां पर इस विधानसभा सीट पर कितना काम हुआ, लेकिन सवाल यही है कि चाहे वो कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे वो अस्पतालों की बात हो, मांग बीते कई लंबे समय से की जाती रही हैं, लेकिन कितनी उन मांगों को पूरा किया गया, कितना काम बड़ौदा की सीट पर हुआ है, बड़ौदा विधानसभा में हुआ है, ये बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन बड़ौदा विधानसभा सीट पर हुए इस उपचुनाव में कांग्रेस ने, आपको बता दें कि बाजी मान ली है। 10,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से ये इंदुराज नरवाल ने इस सीट पर जीत हासिल की है। जरा फिर से हम जरा अपने संवाददाता संजय के पास लिए चलते हैं आपको। और जश्न का माहौल इस वक्त बड़ौदा में
नजर आने लगा है। जरा संजय का रुख कर लेता है। संजय बताइए, तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, सुबह मेरे साथ इंदुराज नरवाल के पिताजी, मैं उनसे जरूर बात करना चाहूंगा एक बार फिर से। सब कितने खुश हैं आज आप? बहुत बड़ा ऐलान किया था और वो मेरी साबित हुई आज उनका बहुत किया था। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इंदुराज पे विश्वास जताया, वो विधानसभा पहुंचे और जनता का किस तरीके का समर्थन मिला और क्या माहौल है खुशी का घर से? वो एजुकेशन बचे में ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, सबसे छोटा इंस्टीट्यूशन होता है वो भी एजुकेशन है। संजय, इस उपचुनाव के अंदर सबसे बड़ा फैक्टर वो क्या मान रहे हैं? कौन सा ऐसा मुद्दा रहा है जिसने सबसे ज्यादा इस उपचुनाव पर प्रभाव डाला है? सबसे ज्यादा मैं बात करूँ कौन सा ऐसा मुद्दा रहा है चौवन के चौवन गाँव में जो इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बन के आपकी तरफ से प्रचार किया गया हो, जनता से वादा करा हो कि सबसे पहले जैसे विधानसभा में उनकी आप इंदुराज पहुंचे तो उस पर ध्यान दिया जाए? सबसे बड़ी समस्या ये उनको मैं क्या अदा किया, उनका साहब करा था, उनका साहब देखा देखा है, उनकी वजह से ये जीत है और सभी जातियों की जीत है और वोट में वोट मांगी है। ठीक है संजय, बिल्कुल। और ये यहाँ पर तस्वीरें लगातार हमारे संवाददाता साझा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया संजय इस पर जानकारी देने के लिए, परिवार से बातचीत करने के लिए। लेकिन हमारे संवाददाता ने इंदुराज के परिवार से भी बातचीत की है। जरा दिखाते हैं आपको बातचीत के वो खास है। इस वक्त हम खड़े हैं रिंढाना गांव में, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी इंदु सिंह नरवाल थे। उनकी पत्नी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर। मैडम आपको बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद जी, आपको भी मुबारक हो। क्या आज आप चंडीगढ़ पहुंच गए हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज बस खुशी का ठिकाना नहीं है, कोई शब्द नहीं है जिसमें हम बयान कर सके आज की हमारी खुशी। आप लोगों को उस दिन भी आपने विश्वास जताया था कि हम लोग जीतेंगे। कहीं ना कहीं आप लोगों का जो मन था वो कितनी वोटों का था जीत का, और आज कितनी वोटों से आप जीते, क्या मानते हो इस जीत को? जी मन तो यही था कि 25-30 हजार से हमारी जरूर लीड होगी, पर जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, इससे भी हम सहमत हैं। आपका पहला काम क्या होगा? आप विधायक बन चुके हैं, परिवार की गांव का आपका सहयोग मिला है, पहली सोच क्या होगी आपको विधायक बनने के बाद? पहली सोच हमारी यही होगी, जो यहाँ की दिक्कतें हैं इस गांव में, इस हल्के में, हॉस्पिटल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, यहाँ आसपास बच्चों को लाखन माजरा जाना पड़ता था पढ़ने के लिए, कोई इलाज कराना हो तो जुलाना या रोहतक जाना पड़ता था। अच्छे हॉस्पिटल हो यहाँ, अच्छे कॉलेज हो जिससे बच्चे हमारे विकास कर सकें। बिल्कुल, आप लोगों की पहली प्राथमिकता विकास की रहेगी। बात की जाए आपके विचारों की, तो आपकी जो जीत है उसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? जीत का पूरा श्रेय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जाता है, जो इस प्रदेश का विकास करने में मददगार रहेंगे। गांव के लोग भी, जो छत्तीस बिरादरी है, बड़ौदा के हल्का के जो लोग हैं जिन्होंने इतना सपोर्ट दिखाया, सभी की ये जीत। बिल्कुल, हमारे साथ उनकी इंदिराज की पत्नी थी, उन्होंने कहा था कि हमारी जीत सुनिश्चित थी और हम चाहते थे कि हमारी जीत 25,000 से ऊपर हो। जो जीत हम जनता ने हमें दी है वह स्वीकार है और हम लोगों का धन्यवाद भी करते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं बड़ौदा हल्के के रिंढाना गाँव में, और रिंढाना गाँव जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी इंदुराज नरवाल का घर है, उसके परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी बेटी है, उनकी माता है, उनके पिताजी हैं। हम उनसे पूछ लेते हैं कि कैसा लग रहा है। बेटा आज को कैसा लग रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रही है सर। आप लोगों ने क्या योगदान दिया इस चुनाव में? आपके पिताजी बाहर रहते थे, तो ऐसे में आपने घर को कैसे संभाला? पिताजी नहीं, माताजी भी बाहर रहती थी, तो हमने घर का ही काम संभाला उनके पीछे से। आज आपके पिताजी चंडीगढ़ पहुंच गए हैं, आप अपने पिताजी से पहला काम क्या करवाना चाहेंगे बतौर विधायक? बतौर विधायक लड़कियों के लिए एजुकेशन सिस्टम एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इम्प्रूव कराने के लिए। बिल्कुल, जो बेटी है उसका कहना है कि मेरे पिताजी से मेरा पहला वादा यही रहेगा कि वो महिलाओं की शिक्षा के लिए
कुछ कदम उठाएं और उनको उस कॉलेज और स्कूल तक पहुंचने के लिए साधन की व्यवस्था कराएं। इनकी प्राथमिक मांग महिलाओं की शिक्षा की रहेगी। बिल्कुल हर जगह यही मांग रहती है कि अपने पिताजी के कर्मों पे चल के बच्चा भी आगे बढ़े। बड़ौदा से जगमेश सिंधु, हरियाणा न्यूज। बड़ौदा उपचुनाव से जुड़ी तस्वीरें। अब बड़ौदा उपचुनाव को लेकर जब नतीजे सामने हैं तो आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि हरियाणा न्यूज ने सुपर सर्वे किया और उस सुपर सर्वे के तहत जो हमने आपको नंबर्स दिखाए थे, जो आंकड़े आपको दिखाए थे, वो लगभग वैसे ही हैं, बिल्कुल सटीक जो आपने नतीजे इस उपचुनाव के दौरान दिए हैं। यानी कि जनता ने जो इस उपचुनाव में वोटिंग की उसके नतीजे अब सामने हैं और हरियाणा न्यूज यानी कि आपके अपने न्यूज चैनल, लोकप्रिय न्यूज चैनल के जरिए जो सुपर सर्वे किया गया, उन दोनों में बहुत हद तक समानताएं आप देख रहे हैं। और यहां हमने आपको दिखाया था कि लगभग 14,724 वोटों के अंतर के साथ कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं इंदुराज नरवाल, वो जीत हासिल करते हुए नजर आएंगे। और अब जो एक्चुअल में नतीजे हैं, जो असल नतीजे अब सामने आए हैं, वो भी 10,000 वोटों से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। वहीं आपको यह भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी योगेश्वर दत्त हैं, उनको लेकर के भी हमने हरियाणा न्यूज के सर्वे के जरिए 52,138 वोट हमने उनको दिखाए थे और 50,176 वोट अब उनको मिले हैं। यानी कि लगभग 2,000 वोटों का अंतर है, लेकिन सटीक ये एक बार फिर से आंकड़ा रहा है। और इससे पहले जितने भी सर्वे हमने, यानी कि आपके अपने चैनल ने जो सर्वे दिखाए, वो बिल्कुल सटीक रहे, बिल्कुल सही रहे और उस पर अब एक बार फिर से जनता की मोहर लगती हुई नजर आ रही है। और ये हम लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो सुपर सर्वे हमने इससे पहले किया था, उस सुपर सर्वे के जरिए हमने आप तक ये जानकारी पहुंचाई थी कि क्या बड़ौदा के अंदर माहौल चल रहा है, बड़ौदा के अंदर इस वक्त की स्थिति क्या चल रही है, जनता यानी कि आप सभी का मूड इस पर क्या है। और जो आप सभी ने मैंडेट दिया है, उसी के आधार पर जो आपके अपने न्यूज चैनल ने जो सर्वे किया था, वो बिल्कुल वही रहा है, सटीक रहा है। तो साथ ही साथ ये सर्वे को लेकर के जो ग्राफिक्स लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, 14,724 वोटों का जो मार्जिन था, जो अंतर था, वो यहां पर देखने को मिला है। लेकिन कुछ इसमें चीजें बदली हैं और थोड़ा सा बदलाव जरूर हुआ है, क्योंकि 4,000 वोटों का अंतर इसमें जरूर नजर आ रहा है, लेकिन उतना बड़ा फासला नहीं है। बहुत हद तक ये जो सर्वे है वो सटीक रहा है और जनता ने जो मैंडेट दिया उसके बिल्कुल पास में ही रहा है, बिल्कुल नजदीक रहा है। और वैसा ही ये पूरा जो नतीजे हैं वो देखने को मिले हैं। और इंदुराज नरवाल जो कि 10,000 से ज्यादा वोटों से उनको जीत मिली है। साथ ही आपको बता दें कि आईएनएलडी को भी हमने अपने सुपर सर्वे के दौरान 5,201 वोट उनको दिखाए थे और वहीं अब जो नतीजे सामने आए हैं उसमें 4,980 वोट आईएनएलडी को मिले हैं। यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल जोगेंद्र मलिक जो कि मैदान में थे, उनको लेकर के भी हमने जो आपको तस्वीरें दिखाई थी वो लगभग वैसी ही रही हैं। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए और इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि आपके अपने जो न्यूज चैनल है जिस पर आप भरोसा करते हैं और उस भरोसे को हरियाणा न्यूज ने एक बार फिर से कायम रखा है। और यहां जिस तरीके से आप कई चैनल्स की तरफ से यहां सर्वे दिखाया गया था उसमें बहुत हद तक अंतर था, लेकिन बिल्कुल सटीक ये सर्वे रहा है और इसीलिए बड़ौदा का इसको सुपर सर्वे भी कहा गया। और ये अब जनता की तरफ से जो नतीजे दिए गए हैं, जनता की तरफ से जो मैंडेट दिया गया है, वो अब आपके सामने है। और यहां कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल की जीत के बाद अब क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जरा वो भी आपको दिखाते हैं।
और सर्टिफिकेट यहां पर उनको मिला है। विधायक अब वो बन चुके हैं, चंडीगढ़ वो पहुंच चुके हैं और इसी को लेकर के ये तस्वीरें भी लगातार साझा हो रही हैं। कांग्रेस के इंदुराज नरवाल 10,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर चुके हैं। 10,566 वोट से इंदुराज नरवाल जीते हैं। योगेश्वर दत्त को उन्होंने इस राजनीतिक दंगल के अंदर उन्होंने पटकनी दी है और ये बड़ी जीत इसमें मानी जा रही है क्योंकि 10,000 वोटों का इस बार अंतर नजर आया है। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव के अंदर ज्यादा बड़ा अंतर नजर नहीं था और बहुत कम मार्जिन से कांग्रेस पार्टी के जो नेता रहे उनको जीत हासिल हुई थी, लेकिन इस बार जब उपचुनाव हुआ है, इस उपचुनाव के अंदर 10,000 से ज्यादा वोटों का मार्जिन यहां कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को मिला और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब उनको क्योंकि विधायक बन चुके हैं, अब आधिकारिक रूप से जीत हासिल करने के बाद चंडीगढ़ का रास्ता उनका इख्तियार हो चुका है, चंडीगढ़ वो पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में ये सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जब उनको ये सर्टिफिकेट सौंपा गया है और चुनाव अधिकारी ने जीत का सर्टिफिकेट इंदुराज नरवाल को दिया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज पर, आप सबसे पहले आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और लगातार सुबह से ही इन नतीजों और रुझानों से को लेकर के ही जब हमने सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाई थी, शुरुआत से ही हम आपको सबसे पहले जानकारी दे रहे थे इस उपचुनाव के नतीजों से जुड़ी हुई। और इस बार भी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब चुनाव अधिकारी ने जीत का सर्टिफिकेट कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल को दिया है और अब वो विधायक यहां पर बन चुके हैं और चंडीगढ़ का उनका जो रास्ता है वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। चंडीगढ़ अब वो पहुंच चुके हैं। तो इंदुराज नरवाल को जीत का सर्टिफिकेट मिला है और एक बड़ी जीत इसको मानी जा रही है। हालांकि इसमें कई मुद्दे रहे हैं जिनको पार पाते हुए कांग्रेस पार्टी के इंदुराज नरवाल ने जीत हासिल की है। इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इंदुराज नरवाल, दरअसल बड़ौदा के नए विधायक इंदुराज नरवाल को बधाई दी गई है और उम्मीद है इंदुराज हलके का तेजी से विकास करवाएंगे। वहीं योगेश्वर दत्त ने सबको साथ लेकर के अच्छा चुनाव लड़ा है। हार जीत जीवन और राजनीति का एक हिस्सा है, ये दुष्यंत चौटाला ने कहा है। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इंदुराज नरवाल को बधाई दी है। बड़ौदा के नए विधायक इंदुराज नरवाल को दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर बधाई दी और ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। और उन्होंने लिखा है कि बड़ौदा के इस विधानसभा उपचुनाव के अंदर अब जो पहलवान योगेश्वर दत्त हैं, हालांकि उनको हार का सामना जरूर करना पड़ा है, लेकिन उम्मीदें अब इंदुराज नरवाल से भी हैं और वो इलाके में बेहतर तरीके से काम करवाएंगे। ये इस उम्मीद के साथ दुष्यंत चौटाला ने इंदुराज नरवाल को बधाई भी दी है। ये लगातार अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। हालांकि इंदुराज नरवाल की जीत के बाद अब जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री की तरफ से भी बधाई दी गई है और उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की है कि बड़ौदा के विकास के लिए, बड़ौदा की बेहतरी के लिए इंदुराज नरवाल बेहतर तरीके से काम करेंगे। हालांकि ये जो उपचुनाव है, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के साझा जो कैंडिडेट योगेश्वर दत्त हैं, उन्होंने बेहतर तरीके से लड़ा, सबको साथ लेकर के ये चुनाव अच्छे तरीके से लड़ा। हालांकि जीत हार ये राजनीति और खेल का एक हिस्सा होता है, लेकिन अब इसमें इंदुराज नरवाल को जीत मिली है, इसके लिए उन्होंने बधाई दी है। और इस बीच रुक कर रहे हैं एक और बड़ी खबर का। बड़ौदा से जुड़ी खबर, जहां दीपेंद्र हुड्डा ने इंदुराज नरवाल का स्वागत किया है। इंदुराज को गले लगाकर मिठाई खिलाई गई है और उनका स्वागत किया गया। ये बड़ौदा हलके की जीत है, दीपेंद्र हुड्डा ने इस दौरान कहा है। साथ ही जनता ने बीजेपी जेजेपी के अनैतिक गठबंधन को हराया है, ये दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से बयान दिया गया और उन्होंने कहा कि इस सरकार के खिलाफ जनता का अविश्वास प्रस्ताव है। बीजेपी ने उपचुनाव में शासन का दुरुपयोग किया और चुनाव में लोगों को खरीदने की कोशिश की है।
तो बड़ौदा उपचुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर, जहां दीपेंद्र हुड्डा ने इंदुराज नरवाल का स्वागत किया है और इंदुराज को गले लगा करके उनको मिठाई खिलाई है। हालांकि ये जो कोशिश है वो रंग लाई है। कांग्रेस पार्टी लगातार जमीन पर काम कर रही थी और बाकायदा, क्योंकि बड़ौदा को कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता है, और ऐसे में इंदुराज नरवाल भी जब जीत हासिल करने के बाद मीडिया के सामने मुखातिब हुए तो उन्होंने यही कहा कि इस जीत का श्रेय वो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को ही देना चाहते हैं। इसमें हालांकि कई चीजें हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी का जिक्र बाद में था, लेकिन व्यक्ति विशेष का जिक्र पहले। लेकिन वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने उनको गले लगा करके मिठाई खिलाई, और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं जब दीपेंद्र हुड्डा, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इंदुराज नरवाल का स्वागत किया, उनको गले लगाया, उनको मिठाई खिलाई। और बड़ौदा का ये उपचुनाव अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण, और इसमें कांग्रेस पार्टी के इंदुराज नरवाल को जीत मिली है, जीत हासिल हुई है। और इसको लेकर के तस्वीरें आप देखिए, इससे पहले दीपेंद्र हुड्डा के साथ इंदुराज नरवाल नजर आ रहे थे, और अब आप देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ इंदुराज नरवाल, जो कि पूरी तरीके से अब खुश है। हालांकि चुनौतीपूर्ण ये समय जरूर रहा, हर तरीके की चुनौतियां रही, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, ये चुनाव उतना आसान नहीं था, बेहद मुश्किल ये उपचुनाव, लेकिन इसमें जीत कांग्रेस पार्टी को मिली है, और ये एक बड़े अंतर से जीत है। बीते विधानसभा चुनाव के दौरान भी उतने बड़े मार्जिन से कांग्रेस पार्टी के नेता को जीत नहीं मिली थी, और इसीलिए ये बार बार सवाल भी किए जा रहे थे कि अब कांग्रेस का बड़ौदा के अंदर उतना ज्यादा अच्छा पकड़ नहीं रहा है। अब हर विधानसभा चुनाव के अंदर जो मत प्रतिशत है वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, लेकिन इस उपचुनाव के बाद तस्वीरें बदल चुकी हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय राठौर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, जरा सबसे पहले बताइए कि अब तस्वीरें क्या हैं? जश्न का माहौल कांग्रेस पार्टी के भीतर यहां नजर आ रहा है। इंदुराज नरवाल के घर पर भी आप गए, वहां पर उनके पिता से भी आपने बातचीत की, खुशी जाहिर की जा रही है। आगे का लक्ष्य अब क्या है, रणनीति क्या है? जी बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूं, एक बार फिर कांग्रेस के खाते में जीत आ गई है, तो कांग्रेस पार्टी में काफी खुशी का माहौल है। और जिस तरीके से अभी मैं दीपेंद्र हुड्डा की बात करूं, जो नरवाल है भालू, उसको गले लगा के उसको मिठाई खिला के उसको जीत की बधाई दी, और दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफी खुश नजर आ रहे हैं और वो गाड़ी पे चढ़ के अपना काफिला लेके निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए काफी अहम जीत मानी जा रही है। एक बार क्योंकि जनता ने सरकार का जो अहम प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, वो जरूर पास कर दिया। जिस तरीके से गठबंधन का कैंडिडेट उनके बीच में था, सरकार की उपलब्धियां उन्होंने गिनवाई, तमाम सरकार के बड़े नेता मैदान में उतरे थे प्रचार के लिए, लेकिन एक बार फिर बड़ौदा की जनता ने कांग्रेस पे विश्वास जताया, कांग्रेस के कैंडिडेट को विजय यहाँ से बनवाया और विधानसभा तक भेजा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से बड़ौदा हल्के के साथ भेदभाव हुआ था, और जब इंदु नरवाल को टिकट मिली थी, उसी के बाद से उन्होंने प्राथमिकता के तौर पे, जैसे कि एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात जरूर कही थी। किरवन गांव, उसमें जो शिक्षा का सत्र है वो काफी गिरा हुआ है, उसको बेहतर करने के साथ यहाँ कुछ उसको बेहतर करने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि इस पर बड़ौदा की एक मांग थी हल्के की, बड़ौदा हल्के से कि जो भी विधायक हो वो यहीं से हो, किसी भी पार्टी से हो। और एक बार फिर बड़ौदा की जनता ने कांग्रेस पे अपना विश्वास जताया है, और जो इंदुराज भालू है वो भी बड़ौदा हल्के से ही ताल्लुकात रखते हैं। तो ऐसे में उनकी एक मांग जरूर पूरी हुई, और दूसरा वो विधानसभा पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं या जो जनता है उनको काफी उनसे उम्मीद है कि विधानसभा में बैठ के उनके हक की लड़ाई इंदुराज नरवाल है वो लड़ेंगे। बिल्कुल, और उनके हक की लड़ाई विधानसभा में लड़ी जाएगी। और इसको लेकर के जब जीतने के बाद पहली बार वो मीडिया के सामने पहुंचे तो इंदुराज नरवाल की तरफ से इस जीत का श्रेय हुड्डा परिवार को दिया गया। उन्होंने कहा कि इस जीत का श्रेय वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा को देना चाहते हैं। इस बात का मतलब क्या है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने चुनाव प्रचार में भी देखा, इंदुराज नरवाल है, जब वो अपने कैंपेन में थे, पीक पे थे, तब भी उनका यही कहना था कि मैं एक छोटा सा कार्य करता हूं पार्टी का, और जो ये चुनाव की कमान है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर पूर्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा की मैं बात कर लूं, उन पे सौंप दी गई है, वही मेरे चुनाव को संभाल रहे हैं। हालांकि इससे पहले वो जिला परिषद के मेंबर जरूर रहे, लेकिन इतना बड़ा चुनाव उसमें विश्वास जताया और जनता ने उसमें विश्वास देखा और उनको जिता के भेजा। तो उन्होंने प्रचार के
दौरान भी ये चीजें बड़े अहम तौर जरूर कही थी। हर अपने भाषण में उन्होंने, हर चुनावी रैली में उन्होंने ये चीजें सामने रखी थी कि जो मेरा चुनाव है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ रहे हैं, मैं उनको अगुवाई वाली टीम का, मैं उनका सिपाही हूँ, पार्टी का सिपाही हूँ, उन्हीं की अगुवाई वाली टीम में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। संजय, इस उपचुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी की जीत का एक मतलब ये भी निकाला जाए कि ये जो गढ़ है वो अभी भी भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ ही माना जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार 3 योजनाओं से यहाँ से जीत के जा रही है, और दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्योंकि जाट बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, जाटों की पकड़, और जाट बेल्ट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जाट वोट बैंक में काफी बड़ा कद माना जाता है। वही एक कारण है कि जिस तरीके से करीबन 1,84,000 वोट थी, उसमें से लाख से ज्यादा वोट जाट कम्युनिटी की थी, और वो भी एक फैक्टर देखा जा सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो जाट कम्युनिटी के नेता की बात करें, सबसे बड़े नेता की जहां बात आती है, वहां सबसे पहले नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आता है, और वही एक फायदा इंदुराज नरवाल को मिला है, और वही जो फायदा है कांग्रेस पार्टी को मिला है। चौथी बार यहाँ से जीतने में कांग्रेस पार्टी सीट निकालने में यहाँ से कामयाब हुई है। संजय, आप लगातार इस जगह से ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते रहे हैं, आपने बड़ौदा उपचुनाव को पूरा कवर किया, आपने बहुत बारीकी से देखा कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावी रहे हैं, और कौन सा ऐसा मुद्दा रहा है जिसने बीजेपी को हार का सामना करवाया है और कांग्रेस पार्टी को जीत दिलवाई है? कौन सा ऐसा मुद्दा है? जी बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से मैं बात करूं किसान बिल की बात करूं, जिस तरीके से चुनाव से पहले किसान बिल लागू कर दिए गए, उससे काफी जो किसान थे वो नाखुश नजर आ रहे थे। जिस तरीके से ये एरिया है, यहाँ पर किसान बहुमूल्य क्षेत्र भी यहाँ माना जाता है, किसान की तादाद काफी, क्योंकि खीरे के भाव की बात कर ले, और इसी दौरान मुख्यमंत्री ने जब पहली जनसभा या डोर टू डोर कैंपेन किया, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि किसान को MSP पर उनके रेट नहीं मिलते तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो ये भी बड़ी बातें कही गई थी, लेकिन उसके बाद भी सरकार का जो विश्वास पात्र चीजें थी, या फिर विश्वास पत्र सरकार के सामने जनता ने रख दिया कि हम आपके किसी भी प्रलोभन में, या फिर आपने अभी तक जो जनता से झूठे वादे किए थे, क्योंकि 6 साल की सरकार के कार्यकाल में कोई भी सरकार का नुमाइंदा बड़ौदा हल्के की जनता के बीच में नहीं गए, उनके सुख दुख को जानने की कोशिश नहीं की गई। यही बड़े कारण रहे कि सरकार और जेजेपी का जो गठबंधन का जो कैंडिडेट था उससे नाखुश रहेंगे। हालांकि सरकार के तमाम बड़े नेता हो, या फिर वो राज्यसभा सांसद की बात हो, या फिर केंद्रीय मंत्री, उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील जरूर की थी, लेकिन जनता ने कांग्रेस में अपना विश्वास जताया। जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में एक नारा जरूर दिया जाता था कि हुड्डा तेरे राज में जीत गई राज में, तो वो नारा कहीं ना कहीं जो लोगों को भाया, और एक बार फिर हुड्डा में विश्वास जताते हुए कांग्रेस पार्टी में विश्वास जताया। यदि बीजेपी कांग्रेस का यहाँ से विधायक बनता है तो उनकी जो आवाज है वो विधानसभा तक उठाई जाएगी, और एक उनकी पैरवी करने के लिए उनके हल्के का जो नुमाइंदा है वो बड़ी पंचायत में उनका मुखिया का काम करेगा। जी, अब लेकिन आने वाले समय के लिए क्या नीति तैयार की गई है? इंदुराज नरवाल की प्राथमिकता क्या है? जैसा शुरुआत में आपने कहा कि स्कूल को लेकर के भी उनकी कोशिश रहेगी, और क्या क्या ऐसे काम है जब उन्होंने आपने बातचीत की और उन्होंने बताया क्या क्या उनका एजेंडा है अब आगे आने वाले समय के लिए? जी बिल्कुल सुमित, इंदुराज नरवाल की बात करें, प्राथमिकता के तौर पे सबसे मुख्य जो चीज है वो एजुकेशन को बेहतर करने का है, और उसी के साथ चिकित्सा के साथ साथ जिस तरीके से हेल्थ, छोटे छोटे हेल्थ डिपार्टमेंट, या फिर हम बात करें डिस्पेंसरी खोलने की बात, क्योंकि 54 गांव में मात्र 8 ऐसे गांव है जिसमें डिस्पेंसरी है, बाकी के किसी भी गांव में डिस्पेंसरी नहीं है। 25 से 30 किलोमीटर दूर जाके उनको अपने इलाज के लिए जाना पड़ता है। वहीं तीसरी सबसे बड़ी बात, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कोई भी मात्र 2 ही गांव के अंदर सरकारी बसें चलती हैं जो हरियाणा रोडवेज की हैं, एक सुबह 8 बजे और एक दोपहर 2 बजे। एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि बच्चियों को दूसरे गांव तक या दूसरे स्कूल तक जाने में करीबन 3 से 4 किलोमीटर पैदल सफर तय करना पड़ता है, क्योंकि ये मुख्य चीजें हम जिस तरीके से आम सुविधाओं की बात करें, बिजली, पानी, रोड, ये मूलभूत सुविधा है, और उसी के साथ साथ हम बात करें एजुकेशन की, हम बात कर लें स्वास्थ्य की, हम बात कर लें ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये बेहतर होगा तो कहीं ना कहीं बड़ौदा के विकास को एक गति मिलेगी, क्योंकि जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी तो विकास में गति नहीं आएगी। स्कूल नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे दूसरे गांव में, वो पैदल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा तो काफी ऐसी काफी चीजें जिस पे काम करने की जरूरत है। और इंदुराज नरवाल ने ये जब उनको टिकट मिली थी उसके बाद हरियाणा न्यूज से बात की, और उसके बाद जब भी उन्होंने बात की तो इन चीजों पे उन्होंने फोकस रखा है कि सबसे पहले एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और एक नया बेहतर देख सकते हैं उसमें।
ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय इस पर जानकारी देने के लिए। तो अब आगे का अब रोड मैप भी तैयार किया गया है और इंदुराज नरवाल की तरफ से बताया गया कि सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में वो बहुत कुछ करने की इच्छा जाहिर करते हैं और इसको लेकर के, लेकिन देखना यही है कि कितना आगे वो इस काम। बड़ौदा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने फिर से बाजी मार ली है। पहले राउंड से लगातार बढ़त बनाने वाले कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज ने बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त को शिकस्त दी है और वोटों की गिनती शुरू होने के साथ कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज ने बढ़त बना ली थी। हालांकि दूसरे राउंड की गिनती में बीजेपी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त आगे निकल गए और कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज ने फिर तीसरे राउंड में बढ़त बना ली। इसके बाद वो लगातार जीत कर आगे बढ़त बनाए रहे। आपको बता दें कि उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन से पहलवान योगेश्वर दत्त, कांग्रेस पार्टी से इंदुराज नरवाल, इंडियन नेशनल लोकदल से जोगेंद्र मलिक, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से राजकुमार सैनी सहित 14 प्रत्याशी मैदान में थे। जीत के बाद इंदुराज पहली बार वोटिंग सेंटर से बाहर निकले हैं। देख सकते हैं अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर इंदुराज जश्न मना रहे हैं। साफ तौर पर जिस तरीके से जो जीत हुई है और जिस तरीके से बड़ौदा की जनता ने कांग्रेस पर एक बार फिर से विश्वास किया है। इंदुराज यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से रंग में रंगे हुए हैं और साफ तौर पर बड़ौदा की जनता का शुक्रिया अदा यहाँ पर कर रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे सर? जनता ने आपको क्या कहना चाहेंगे सर? सर्वे किया था और जनता ने फिर से सर क्या कहना चाहिए? हल्का बड़ौदा ने 36 बिरादरी की जीत है, गरीब की जीत है, मजदूर की जीत है, किसान की जीत है, भारत सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और ये माननीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जो 36 बिरादरी के नेता है, मेरे भगवान स्वरूप की जीत है और हरियाणा प्रदेश के भविष्य से भाई दीपेंद्र हुड्डा जीत है। आपकी कड़ी मेहनत कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, तमाम बड़े नेता कांग्रेस को उनकी मेहनत रंग लाई है। बड़ौदा की जनता ने आपको जिताकर चंडीगढ़ भेजा। सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा, जो मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने भाई दीपेंद्र हुड्डा मेरे विश्वास जताया, मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा और हल्का बड़ौदा की सेवक बन के काम करूंगा। हल्का बड़ौदा विधायक नहीं। तो आप देख सकते हैं इंदुराज जो कि जीतने के बाद पहली बार साफ तौर पर उन्होंने यही कहा है कि जो भी जनता ने मुझे जिताकर चंडीगढ़ भेजा है, सबसे पहले मैं विकास कार्यों को गति दूंगा। राजा पटेल, फरीदाबाद, बड़ौदा। भाई दीपेंद्र हुड्डा की जीत है और बड़ौदा हल्का ने ये बता दिया एक भारत सरकार को कि ये चंडीगढ़ की तरफ चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा जी चल पड़े। जिस तरह से वो कह रहे थे एक सीट से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, पर पूरा फर्क पड़ेगा। आप देखना इस सरकार की चूल लगाने का काम करेगा हल्का बड़ौदा। हल्का बड़ौदा की जीत किसको श्रेय देना चाहते हो? इसका चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को श्रेय देते हैं। 36 बिरादरी हल्का बड़ौदा। कितने वोटों से आपको जीत हासिल हुई है? 10,270 से। सर्टिफिकेट प्रशासन ने दे दिया? नहीं, अभी दिया नहीं, अभी लेके आऊंगा। पहले आपसे आपके पास आया क्योंकि आप ज्यादा देर से इंतजार कर रहे थे। कौन से ऐसे काम हैं जो आप उठाएंगे आवाज विधानसभा के अंदर? सबसे पहले तो जो बीजेपी ने ये घोषणा की है ना, कहीं IMT की कॉलेज की यूनिवर्सिटी की, इनको पूरा करवाने का काम करूंगा। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, अब बीजेपी सरकार इनके ऊपर प्रक्रिया शुरू करें, अन्यथा इनके बारे में विधानसभा में भी मुद्दा उठाऊंगा और बड़ौदा का रोड पर भी आऊंगा। आपकी नजरों में विशेष रूप से क्या विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी? सबसे पहले किसान, मजदूर, गरीब, भ्रष्टाचार, छोटा व्यापारी, छोटा दुकानदार, इनकी सबसे पहले प्राथमिकता। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को विशेष रूप से क्या कहना चाहते हो? मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि जो हल्का बड़ौदा के 36 बिरादरी ने गरीब किसान के बेटे को ये आशीर्वाद और प्यार दिया है, मैं इनका ऋणी रहूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं 24 घंटे हल्का बड़ौदा की सेवा में रहूं। और चलिए अब जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए तस्वीर दिखाते हैं, आखिर किसको कितने वोट मिले हैं। बीजेपी जेजेपी को 50,070 वोट मिले हैं और 2019 में कांग्रेस को अब यहां पर वोट मिले। वोट शेयर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं कांग्रेस को 60,636 वोट मिले हैं
वहीं बीजेपी जेजेपी को यहां पर जिस तरीके से वोट मिले वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और 2019 में कांग्रेस को 36,851 वोट मिले थे, 2019 में बीजेपी को 32,214 वोट मिले थे और जेजेपी को 26,972 वोट मिले थे। ये हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आखिर किसको कितने वोट मिले ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। वहीं उपचुनाव में इंदुराज नरवाल की जीत के बाद हमारे संवाददाता ने उनके परिवार से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको। इस वक्त हम खड़े हैं रिंढाना गांव में, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी इंदु सिंह नरवाल थे। उनकी पत्नी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर। मैडम आपको बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद जी, आपको भी मुबारक हो। क्या आज आप चंडीगढ़ पहुंच गए हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज बस खुशी का ठिकाना नहीं, कोई शब्द नहीं है जिसमें हम बयान कर सके आज की हमारी खुशी। आप लोगों को उस दिन भी आपने विश्वास जताया था कि हम लोग जीतेंगे। कहीं ना कहीं आप लोगों का जो मन था वो कितनी वोटों का था जीत का, और आज कितनी वोटों से आप जीते, क्या मानते हो इस जीत को? जी, मन तो यही था कि 25-30 हजार से हमारी जरूर लीड होगी, पर जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, इससे भी हम सहमत हैं। आपका पहला काम क्या होगा? आप विधायक बन चुके हैं, परिवार की गांव का आपका सहयोग मिला है, पहली सोच क्या होगी आपको विधायक बनने के बाद? पहली सोच हमारी यही होगी, जो यहाँ की दिक्कतें हैं इस गांव में, इस हल्के में हॉस्पिटल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, यहाँ आसपास बच्चों को लाखन माजरा जाना पड़ता था पढ़ने के लिए, कोई इलाज कराना हो तो जुलाना या लाखन रोहतक जाना पड़ता था। अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हो यहाँ, अच्छे अच्छे कॉलेज हो, जिससे बच्चे हमारे विकास कर सकें। बिल्कुल, आप लोगों की पहली प्राथमिकता विकास की रहेगी। बात की जाए आपके विचारों की, तो आपकी जो जीत है उसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? जीत का पूरा श्रेय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जाता है, जो इस प्रदेश का विकास करने में मददगार रहेंगे। गांव के लोग भी, जो छत्तीस बिरादरी है, बड़ौदा के हल्का के जो लोग हैं जिन्होंने इतना सपोर्ट दिखाया, सभी की ये जीत। बिल्कुल, हमारे साथ उनकी इंदिराज की पत्नी थी, उन्होंने कहा था कि हमारी जीत सुनिश्चित थी और हम चाहते थे कि हमारी जीत 25,000 से ऊपर हो। जो जीत हम जनता ने हमें दी है वह स्वीकार है और हम लोगों का धन्यवाद भी करते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं बड़ौदा हल्के के रिंढाना गाँव में, और रिंढाना गाँव जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी इंदुराज नरवाल का घर है, उसके परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी बेटी है, उनकी माता है, उनके पिताजी हैं। हम उनसे पूछ लेते हैं कि कैसा लग रहा है। बेटा, आज को कैसा लग रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रही है सर। आप लोगों ने क्या योगदान दिया इस चुनाव में? आपके पिताजी बाहर रहते थे, तो ऐसे में आपने घर को कैसे संभाला? पिताजी नहीं, माताजी भी बाहर रहती थी, तो हमने घर का ही काम संभाला उनके पीछे से। आज आपके पिताजी चंडीगढ़ पहुँच गए हैं, आप अपने पिताजी से पहला काम क्या करवाना चाहेंगे बतौर विधायक? बतौर विधायक लड़कियों के लिए एजुकेशन सिस्टम एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इम्प्रूव कराने के लिए। बिल्कुल, जो बेटी है उसका कहना है कि मेरे पिताजी से मेरा पहला वादा यही रहेगा कि वो महिलाओं की शिक्षा के लिए कुछ कदम उठाएं और उनको उस कॉलेज और स्कूल तक पहुंचने के लिए साधन की व्यवस्था कराएं। इनकी प्राथमिक मांग महिलाओं की शिक्षा की रहेगी। बिल्कुल, हर जगह यही मांग रहती है कि अपने पिताजी के कर्मों पे चल के बच्चा भी आगे बढ़े। बड़ौदा से जगमेश सिंधु, हरियाणा न्यूज। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज की जीत के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल है। कांग्रेस कार्यकर्ता नाच गाकर अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। हम आपको 5 अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ जश्न में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं अलग अलग इलाकों की, जहां पर कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से अपनी खुशी का इजहार किया गया। और ये प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, बेशक ये उपचुनाव एक सीट पर हो हरियाणा के अंदर, लेकिन इसका असर पूरे प्रदेश भर में किस रूप में नजर आया और अब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें कितना जोश नजर आ रहा है, वो आप अलग अलग जगहों की इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं।
और यह